जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? ये स्पेसिफिकली वीडियो बेटा एचबीएससी क्लासेस के लिए बनाई जा रही है, यानी कि जो एचबीएससी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए बनाई जा रही है। सर भैया, इस वीडियो में है क्या? इस वीडियो में ये जो नया सेशन है, ये बेटा मैंने इसीलिए स्टार्ट करा है, जो 5 तारीख को यानी कि 5 अप्रैल को जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर है, मैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड आपके संग डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे इस वीडियो में आपको 3 चैप्टर शुरू करवाने हैं मुझे और खत्म भी करवाने हैं। मैं मोटिव तो वही लेके चला हूँ। बाकी अगर थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है तो माइट भी उसकी दूसरी वीडियो बन जाएगी, बट अभी के लिए जो मेरा टारगेट स्टार्टिंग में है आपके संग, दैट इज इनवर्स ट्रिगो, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एचबीएससी और सीबीएसई में एक बहुत बड़ा गैप है। बेटा गैप ये है कि सीबीएसई थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स के क्वेश्चन पूछती है, थोड़ा इधर उधर से पूछती है, बट टू बी वेरी प्रिसाइज सीबीएसई बोर्ड इधर, एचबीएससी बोर्ड इधर उधर के क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछती। वो एनसीईआरटी पे रिजिड रहती है। ज्यादा से ज्यादा अगर उनका मूड खराब हुआ तो वो एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर से पूछ देगी, बट ऑलमोस्ट 85% पेपर आपका एनसीईआरटी से कवर होता है। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके संग। आप सभी बच्चे, मैं किसी इंडिविजुअल बच्चे के लिए नहीं बना रहा, ये आप सभी बच्चे, आप इंटेलिजेंट कैटेगरी में हो, लो कैटेगरी में हो, मीडियम कैटेगरी में हो, या फिर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, इस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट होप हो सकती है आप लोगों के लिए। बाकी मैं कोई थंबनेल में ये नहीं लिखने वाला 80 में से 80 चाहिए तो इस वीडियो को देखिए। आपके ऊपर है, आपके लिए बनाई जा रही है, आपको डिसाइड करना है कि आपको देखनी है या नहीं देखनी है। मेरी तरफ से कोई वो नहीं है, बट हाँ मैं ये चीज जरूर चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के संग। क्यों, मैं बता देता हूं। उसके पीछे का लॉजिक ये नहीं है कि मेरे चैनल के लिए शेयर करें, नहीं, मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं बोल रहा, मैं लाइक के लिए नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूं, ताकि इस वीडियो से जो मैं देना चाहता हूं ना आउटपुट आप लोगों को, वो आपको मिल जाए। ठीक है, जो आउटपुट आपको चाहिए वो रिकवर हो जाए, और मुझे लगता है हो जाएगा। मैंने पूरा एनालाइज कर लिया है आपके एचबीएससी बोर्ड से। तो स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर के संग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, जिस बच्चों ने ये थोड़ा बहुत भी चैप्टर पढ़ा हुआ है उनको पता होगा। एक मिनट। नहीं चाहिए न्यूज, नहीं चाहिए हमें न्यूज पता है। चलिए शुरू कर रहा हूं मैं अब ये नए चैप्टर के संग। सबसे पहले जो आपको इसमें याद होनी चाहिए दैट इज प्रिंसिपल, और आपकी जो रेंज वैल्यूज है ना वो याद होनी चाहिए दोनों आपको। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ वो कहाँ से याद करनी है आपको, क्योंकि उससे आपके एक एक नंबर के और दो दो नंबर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे बेटा। और मैं आपको दिखाने लगा हूँ ये वाले क्वेश्चन, ये देखिए। ये जितने भी आप ये चीजें लिखी हुई है ना, ये आपको याद होनी चाहिए। सर याद करने की कोई ट्रिक है? द आंसर इज ट्रिक नहीं, एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि रिलेटेड साइंस ये वाले हैं, जैसे साइन, आपका कोसेक और आपस में टेन, ये रिलेटेड है। क्योंकि आपको ना ये वैल्यूज नहीं पूछी गई है 12th में, आपकी इन वैल्यूज का इतना काम नहीं लगा मुझे। ठीक है, ये नहीं भी याद रखोगे चलेगा मेरे लिए, क्योंकि अभी मेरा मोटिव नॉलेज से ज्यादा पेपर पास करना है। क्योंकि 5 तारीख को पेपर अप्रोच कर रहे हैं, 1 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और 1 तारीख को आपको ये वीडियो मिल भी जाएगी। तो सिंपल रीजन ये है कि इतना मेरे को सोचना नहीं है। आपको मैं बस सिंपल ये बताने लगा हूं कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सिंपल भाषा में मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके लिए डोमेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेंज में बता रहा हूँ, रेंज इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर जो 3 चीजें मैंने हाईलाइट करी है, साइन, कोसेक और टेन, अगर इसमें आप लॉजिक देखोगे तो जो साइन की वैल्यू है वो -90 से 90 विथ क्लोज ब्रैकेट है। देख लीजिए, -90 से 90 विथ क्लोज ब्रैकेट है। और यहीं अगर मैं कोसेक की बात करूं, कोसेक की, तो ये भी क्लोज ब्रैकेट में है, बट कोसेक की वैल्यू से स्पेशली मैंने क्या हटाया हुआ है? जीरो। कोसेक की वैल्यू से स्पेशली मैंने क्या हटाया हुआ है? जीरो। देखिए दोबारा से, साइन की वैल्यू -90 से 90 के बीच में होनी चाहिए, या इंक्लूडेड ब्रैकेट में। कोसेक की भी सेम है, बट उसमें -0 है, जीरो वैल्यू नहीं होनी चाहिए कोसेक के। लॉजिक भी अनडिफाइंड वैल्यू आती है, कोसेक जीरो पे अनडिफाइंड होता है, इसीलिए ऐसा कहा गया है। चलिए भैया, टेन में क्या लॉजिक है? बेटा सेम है, जो साइन है वही टेन है, बट ओपन ब्रैकेट के संग। जो साइन है वही पूरा का पूरा आपका टेन है, बट विद ओपन ब्रैकेट। लॉजिक समझिए, याद रखने में बहुत आसान देती है ये चीजें। आपको जो टीचर बोल रहा होता है ना, ये मेमोराइजिंग पावर आपकी बढ़ाता है, इनहेंस करता है। तो ध्यान से सुनिएगा, साइन की वैल्यू -90 से 90 के बीच में विद क्लोज ब्रैकेट। कोसेक की वैल्यू भैया बिल्कुल साइन की तरह सेम है, बस जीरो नहीं आएगा। टेन की वैल्यू में भैया साइन की तरह ही है, बट ओपन ब्रैकेट आएंगे। क्लियर है? साइन, कोसेक और टेन, तीन चीजें क्लियर हो गई। अब मैं तीसरे लॉजिक पे आता हूं। दूसरा जो लॉजिक है मेरा, वो है कॉस, सेक और कॉट। कॉस की वैल्यू देख लीजिए, 0 से पाई इंक्लूडेड ब्रैकेट। कॉस की वैल्यू है 0 से पाई इंक्लूडेड ब्रैकेट।
सेक की भी सेम है, बिल्कुल सेम है। कॉस और सेक आपस में नहीं लड़ सकते, साइन और कोसेक आपस में नहीं लड़ते। बस ये कहता है कि मेरे से पाई बाय 2 हटा दो। सिर्फ सेक क्या कहता है, मेरे से पाई बाय 2 हटा दो। रीजन एक ही है, वैल्यू अनडिफाइंड हो सकती है, तो वही पाई बाय 2 हटा दो। सेक सिर्फ ये कहता है। कॉट क्या कह रहा है, मैं तो लड़ूंगा ही नहीं, जो कॉस की वैल्यू है वही कह रहा है, कॉट मेरी है, बस मेरे को ओपन ब्रैकेट दे दो। क्योंकि मेरे भाई टेन को भी आपने ओपन ब्रैकेट दिया है, तो मैं भी ओपन ब्रैकेट लूंगा। कॉट और टेन भाई भाई होते हैं ना, तो इनके क्या है, बस ओपन ब्रैकेट से। ये याद रखने का थोड़ा सा मैंने लॉजिक बताया। भैया ये काम आएंगे, मैंने कहा कैसी बात कर दी आप लोगों ने, काम नहीं आएंगे? तो आज के सेशन में मैं कोई बात करने थोड़ी आया हूँ आपसे, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने आया हूँ विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। भाई पहला क्वेश्चन आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैं आपको सिंपल एक चीज बता दूं, एक दो मैं जरा फॉर्मेटिंग चेंज कर लूं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको ना साइन, कोसेक, टेन और कॉट के वैल्यू से घबराना नहीं है। ये वैल्यूज आपको अक्सर डायरेक्टली मिलेगी। आपको अभी भी मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा इसमें आपको घबराना नहीं है। घबराना आपको एक वैल्यू में है, घबराना मीन्स कि एक कॉशियस रहना है उसमें। तो कॉशियस आपको रहना है बेटा कॉस में, और किस में रहना है दूसरा आपको, सेक में। अभी बता देता हूं इसके पीछे का लॉजिक। चलिए, अगर आप ये वाली वैल्यू निकालना चाहते हैं, साइन इनवर्स -1/2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे इनमें से 2-3 कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांसेस हैं। बाकी मैं एनालाइज तो आपके संग पेपर तब भी करूंगा जब मैं इस आंसर शीट्स को देख लूंगा। तो क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स -1/2। अब बेटा देखो, इसके लिए आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, और अगर आपको वैल्यूज याद नहीं है ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की, तो मैंने एक शॉर्ट भी बना के डाला हुआ है, प्लीज एक बार रेफर कर लो, या कहीं से भी खोल के आप याद जरूर कर लो यार, क्योंकि ये वैल्यूज याद नहीं है तो बहुत बड़े आप खतरे में चल रहे हो, तो खतरे की घंटी को बंद कराना है। साइन इनवर्स -1/2, ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इतना पता है इस माइनस के साइन को यहीं रहने दो, और इसे आप लिख सकते हो 1/2 कहां पर होता है, जरा ध्यान से सोचो। तो साइन की वैल्यू होती है 0, 1/2, यानी कि 30 पे 1/2 होता है। अब आपकी मर्जी है, आप इसे 30 डिग्री लिखो, आपकी मर्जी है बेटा आप इसे पाई बाय 6 लिख लो, आपकी मर्जी है इसे पाई बाय 6 लिख लो, मेरी कोई चिंता नहीं है। अब यहाँ कुछ बच्चे साइन से साइन काट देते हैं, नहीं, वो प्रेजेंटेशन का इश्यू क्रिएट करेगा। एक नंबर के लिए कर रहे हो तो अलग बात है, बट अगर आपको सिंपल करना है तो आपको मैं बता दूं, आपको करना चाहिए साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाय 6, और ये आपका कट गया और आंसर आ गया आपका माइनस का पाई बाय 6, खत्म कहानी। आपका आंसर माइनस का पाई बाय 6 है। भैया यहाँ पर हमें कुछ सोचना है जी, आपको यहाँ पर एक चीज जरूर सोचनी है, जो कि मैं अभी हाइड कर रहा हूँ, इसीलिए कि आपको भाई, आपको ये याद रखना है कि साइन की वैल्यू भैया ने कहां से कहां तक याद कराई थी, -90 से 90 के बीच में। -90 से 90 के बीच की लाइन में, -90 से 90 के बीच की लाइन में बेटा मेरे ख्याल से यहाँ पर -30 डिग्री कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -30 आएगा तभी तो -20 आएगा, फिर -10, और ऐसे करते करते पॉजिटिव, तो कवर हो रहा है। मुझे चिंता नहीं लेनी, मेरी प्रिंसिपल वैल्यूज की रेंज के बीच में ही आनी चाहिए। लेट्स से मेरा आंसर आ रहा होता 120 डिग्री, गलत हो जाता, क्योंकि -90 से 90 के बीच में रखना है मुझे, इसीलिए वो वैल्यूज आपको याद कराई गई थी, जो एक एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, और यही 4-4 नंबर के कॉन्सेप्ट में भी काम आते हैं। ठीक है, चलो अब भैया एक फंसाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये आप आराम से कर लोगे, मैं नहीं करवा रहा, मैं इसको कराता हूँ। कॉस इनवर्स -1/2, क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉस इनवर्स, और इसके बाद मुझे एक चीज भी बतानी है ना, -1/2 कहां पर होता है भाई, कहां पर होता है? ध्यान से देखो, अगर आपका 0 1/2 30 पे होता है, तो 60 पे आएगा ये, किस पे आएगा, 60 पे, यानी कि cos 60 पे 1/2 होता होगा, क्योंकि आप उसका उल्टा लिखना शुरू कर देते हो ना, तो यहां पर आएगा ये cos 60 पे, यानी कि π/3। अब पहली बात ये, कुछ बच्चे बोलेंगे कि cos इनवर्स cos माइनस का π/3 लिख लो और इसको काट दो। देखो पहला लॉजिक तो ये कि आप ऐसे लिख भी नहीं सकते। क्यों 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 नहीं लिख सकते, बेटा मैं आपको बता देता हूं कि क्यों नहीं लिख सकते। सबसे पहले, आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ना क्या होते हैं, जैसे cos माइनस एक्स है, तो ये बाहर आके cos x बन जाता है, sec माइनस एक्स है, तो ये सिर्फ आके पॉजिटिव बन जाता है। रीजन भी क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके cos और sec पॉजिटिव होते हैं। भैया व्हाट इज क्वाड्रेंट सिस्टम, बेटा इसकी वीडियो भी डली हुई है, मैं आपको वीडियो देखना बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा, बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। 3 दिन के अंदर तुम नए कॉन्सेप्ट मत पढ़ो, बिल्कुल भी याद कर लो, मेरा मानना है यार, नॉलेज के लिए पढ़ना है, बाद में वीडियोस उठा के देख लेना, किसी भी टीचर की XYZ की वीडियो उठा के देख लेना। अभी का मोटिव है क्वेश्चंस क्रैक करना, पास होना, क्योंकि सिर्फ नॉलेज पेपर्स में ना आए
तो वो नॉलेज सिर्फ हमारी नजरों में ही रह जाती है, बेकार बन जाती है, घर वाले तक वैल्यू नहीं करते, तो फिर अब ये थोड़ी बोल सकते हैं कि मतलब फ्यू पीस ऑफ पेपर्स कैन नॉट डिसाइड अवर डिटर्मिनेशन, अवर अचीवमेंट्स। नहीं, थोड़ा सा तो फोकस करना पड़ेगा ना, जनरली प्रैक्टिकल भी रहना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आपको मैं बता देता हूँ, कॉस और सेक के संग ये लॉजिक फेल होता है। बट अगर यहाँ पर कोई और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, जैसे कि साइन माइनस एक्स है, तो जी मालिक मैं यही लिखूंगा, माइनस का साइन एक्स कोई भी ले लो, टेन माइनस एक्स है, मैं यही लिखूंगा टेन एक्स, इसका माइनस का, पर इन दो के संग तो पहली बात मैं लिख नहीं सकता, तो एक तो यही चीज गलत होगी। दूसरा, अगर मैंने लिख भी दिया तो मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पर माइनस का पाई बाय 3, वो भी गलत है। क्यों गलत है भैया? क्योंकि कॉस की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए, और 0 से पाई के बीच में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, तो योर आंसर इज रॉन्ग। भैया प्लीज हमें जल्दी से ना सही आंसर बता दो। मैंने कहा और नालायक को बैठा क्यों है मैं, आज तुम लोग सिर्फ सीखोगे, सिर्फ सीखोगे कॉस इनवर्स। यहाँ पर कॉस आपका क्या था? नेगेटिव था। आप इसे क्या करिए, कॉस नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है भैया, प्लीज हमें जल्दी से बता दो। तो कॉस नेगेटिव होता है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में, एज वेल एज सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और फोर्थ में कॉस आपका क्या होता है? नेगेटिव, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट और फोर्थ में कॉस आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। एएसटीसी आपका फर्स्ट और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड में। आपको जो कॉस की वैल्यू चाहिए वो चाहिए 0 से पाई के बीच में। कॉस की वैल्यू कहां से कहां तक चाहिए? 0 से पाई के बीच में चाहिए। 0 से पाई के बीच में आपके सिर्फ दो क्वाड्रेंट आते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड क्वाड्रेंट सेकंड। अब इन दो क्वाड्रेंट में आपको इसकी वैल्यू को फंसाना है। अब इसके बीच में फंसाने के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई सेकंड में तो, थर्ड में तो मैं बात ही नहीं कर सकता, मैं थर्ड में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी वैल्यू नहीं आएगी ना। तो मैं किसके बीच में रहना चाहूंगा? फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट में कैंसिल करता हूं भैया, क्यों? क्योंकि फर्स्ट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो सिर्फ ऑप्शन क्या बचा? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ मेरे संग। ऑप्शन बचता है क्वाड्रेंट सेकंड। भैया थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव है, थर्ड में जाऊंगा तो आउट ऑफ लिमिट हो जाएगी, फर्स्ट में पॉजिटिव है, तो ऑप्शन में बचा क्या? सेकंड क्वाड्रेंट ही तो बचा। तो इसीलिए अब इसको क्या करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करो, cos पाई माइनस पाई बाय 3 लिख दो यहाँ पर, वैल्यू काट दो और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 2 पाई बाय 3। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं मालिक, 2 पाई बाय 3 यानी कि पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब है यहाँ पर आपका 120 डिग्री आंसर आ रहा है। और जो हमारी लिमिट है वो 0 से लेकर 180 डिग्री विद क्लोज ब्रैकेट से, याद रखें विद क्लोज ब्रैकेट से, तो आंसर अपना टनाटन सही है, यानी कि 2 पाई बाय 3 या 120 सही है। ठीक है भैया, एक और बात जल्दी से बता देंगे प्लीज, ये हमें ना याद नहीं आ रहा भैया, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? मैंने कहा देखो कैसी बात कर रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो कॉस पाई माइनस थीटा यानी कि माइनस का कॉस थीटा होगा। थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा आपका? ये नेगेटिव होगा। थर्ड में भी अगर थर्ड में जाते भैया तो क्या होता? तो कॉस पाई प्लस थीटा, ऑब्वियसली ये भी आपका कॉस थीटा होता, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आपका कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो दोनों की वैल्यू सही है। ये वाला इसीलिए यूज नहीं करा बिकॉज आउट ऑफ द लिमिट है। अगर 180 में मैं कुछ भी प्लस करूंगा तो मेरा एंगल बढ़कर आएगा, मेरा एंगल 180 से बढ़कर आएगा। अगर 180 में मैंने 0.1 भी प्लस कर दिया तो आंसर विल बी 180.1। तो इसीलिए मैं उसको नहीं ले सकता क्योंकि मेरी लिमिट 0 से 180 के बीच में है। बेटा माहौल बना के रखना है, एनर्जी थोड़ी जनरेट रखनी पड़ेगी। अभी मैंने अपने कुछ टीचरों से सीखा था लास्ट सेशन में, माहौल मतलब उनका एक वर्ड होता है माहौल, बहुत एनर्जेटिक वर्ड लगता है मेरे को। आप लोग भी बस माहौल बना के रखें, नहीं करा आप करो ना यार, कुछ नहीं बिगड़ता कभी भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आओ, इसको भी कर लेते हैं यहीं के यहीं। कहीं कोई सीक्वेंस नहीं चलेगा आज, मैं कोई भी क्वेश्चन कहीं भी कर सकता हूँ बिकॉज, और मैं थोड़ा फास्ट भी चलूंगा क्योंकि वीडियो भी शॉर्ट करके देनी है ना तुम लोगों को। कब तक लॉन्ग वीडियोस देखोगे? अब टाइम नहीं रहा लॉन्ग वीडियोस का, चलो जल्दी से। कॉस इनवर्स एस माइनस 1/2 भैया ये मुझे पता है। मैंने कहा क्या पता है तुम लोगों को? आपने कहा कि हमें ये पता है कि इसको आप कर दोगे। मैंने कहा वाह क्या पता है, वाह वाह वाह। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर लिखूंगा मैं cos पाई बाय 4। भैया व्हाट इज पाई बाय 4? नालायको 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, sin 45 डिग्री, वैल्यू होती है 1/√2। भैया मैं इसको अंदर नहीं ले जाऊंगा, आपने बोला था गलत है। मैंने कहा वाह मेरे जीनियस बच्चों वाह। तो क्या करोगे जल्दी बताओ? आपने कहा भैया क्या करेंगे, यही आपका रट्टा लगा ले। मैंने कहा रट्टा लगा रहे हो तुम लोग नालायको, इसको सिंपल कर लो, पाई माइनस पाई बाय 4 कर लो, एक काम करो। भैया ये भी सही है। मैंने कहा कैंसिल कर लो, ये क्या बन जाएगा आपको अगर सॉल्व करोगे तो 3 पाई बाय 4। भैया जरा जल्दी से करके बताओ कि 45 इंटू 3 अगर आप करते हो तो क्या निकलता है? क्योंकि पाई बाय 4 इंटू पाई बाय 4 का मतलब 45, 45 को 3 से करोगे तो 135 डिग्री आता है। आंसर सही है बेटा अपना, आंसर बिल्कुल सही है। चलते रहो, रुकना नहीं है, ठीक है भैया। इसमें भी क्या कोई दिक्कत है क्या कोसेक वोसेक वालों में? मैंने कहा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। कोसेक इनवर्स -√2। बेटा अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कोसेक ये वैल्यू होगी माइनस का कॉस सेक पाई बाय 4 पे, पाई बाय 4 पे होगी। अब वैल्यूज में याद नहीं करा रहा अभी आपको, ठीक है भैया इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे।
मैं इस यहाँ पर वैल्यू ले जाता हूँ, तो यहाँ इसे लिख सकता हूँ कॉसेक की वैल्यू -π/4। भैया मैं काट दिया मैंने आंसर, मैंने कहा कितना आंसर आ रहा है? आपने कहा माइनस का π/4 आ रहा है। बेटा साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? तो आपने बोला भैया अभी तो आपने बताया -π/2 से π/2 तक होती है और इसमें सिर्फ और वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा क्या इसके बीच में है? द आंसर इज यस है, तो टनाटन ये भी ठीक है। 2.1 के ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मार्क्स नहीं कराए हैं, बट ये क्वेश्चन नंबर 5th और एक बार क्वेश्चन नंबर 9th और क्वेश्चन नंबर 8th एक बार जरूर कर लेना। कम ऑन कहीं से भी सॉल्यूशन देके कर सकते हो, बाकी आपको सॉल्यूशन देखने नीचे कहीं भी मैं करवा रहा हूँ साथ-साथ, ठीक है? चलिए आगे आइए 2.2 पे आइए, 2.2 पे आइए। 2.2 पे बहुत सारे फॉर्मूले हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसलेनियस में किसी की भी कवर नहीं कराऊंगा क्योंकि आई चेक्ड कि आपके सेशन में स्पेशली लिखा हुआ है आपके सिलेबस के नीचे 2021-22 में ये जो BSEH करके आपकी वेबसाइट है ना, उसमें मैंने चेक कर लिया है, आज मॉर्निंग में ही चेक करा है। उन्होंने मिसलेनियस के सारे एग्जांपल्स हटाए हुए हैं, तो दैट मींस मेरे हिसाब से मिसलेनियस भी हटी होगी। स्टिल अगर मिसलेनियस में कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखता है मैं करवाऊंगा, आप टेंशन ना लें। अभी बस हम अपना जुगाड़ लगा रहे हैं कि बस हो जाए कैसे भी। ओके बेटा ये क्वेश्चन नंबर ये जो 2-4 क्वेश्चंस है ना, ये इनमें से आने के चांसेस रहते हैं क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है और लॉजिकल है। एग्जामिनर को चेक करना है आपका दिमाग, वो लगाएगा इसी क्वेश्चन को। क्यों? मैं आपको बता देता हूँ उसका रीजन ये है कि यहाँ पर और यहाँ पर दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं। भैया कौन से फॉर्मूले लिखे हुए हैं? मैंने कहा अरे नाले को देखो ना, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, एक्स की जगह पुट कर देना है साइन थीटा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, एक्स की जगह पुट कर देना है आपको कॉस थीटा। भैया क्या होगा इससे? मैंने कहा ये वाला कर दूं, आपको देखो ये प्रूफ करना है तो इस वाले को पकड़ लो। मैंने इसमें बोला कॉस इनवर्स, यहाँ अगर इसको एक्स की जगह कॉस थीटा पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा और ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया कॉस इनवर्स और ये हो जाएगा आपका कॉस 3 थीटा। कॉस से कॉस कट गया, ये बचा आपका 3 थीटा और थीटा की वैल्यू अगर आप देखोगे यहाँ से निकालोगे, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगी? कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि 3 कॉस इनवर्स एक्स इज योर आंसर एंड ये आपने प्रूव कर दिया। भैया पक्का? मैंने कहा नाले को एक बात बताना भूल गया मैंने कहा देखो ये ना फॉर्मेटिंग दे रखी है आपको, ये दोनों में आपको फॉर्मेटिंग दे रखी है कि भैया यहाँ पर साइन थीटा डालो, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनाओ, यहाँ फॉर्मूला बनेगा साइन 3 थीटा का, यहाँ बनता है कॉस 3 थीटा का। तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने करवा दिए। ओके, इन दोनों में से थर्ड और फोर्थ में से कोई भी एक क्वेश्चन चुनो मुन्नो से चुन लो। यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है आपको। फॉर्मूला लगाओ, सामने वाला पक्का आपको चमकेगा, खत्म कहानी। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है बेटा, इतने तो इंटेलिजेंट हो तुम, इतना ना करो पागल हो। ठीक है, 5 से लेकर 8 तक में भैया कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, इसमें तो सब इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज इतनी छोटी है, इसमें सब इंपॉर्टेंट है। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में मैं दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ कोई चीज सब्स्टिट्यूट करनी है। सब्स्टिट्यूट किए बगैर आई गारंटेड कि आप इसे इजीली नहीं कर सकते, तो आपको कोई चीज सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको दिखाता हूं। आपको x की जगह पुट करना चाहिए, मैं कहता हूं tan थीटा पुट करो। भैया इससे क्या होगा? मैंने कहा सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है ना, तो देखो यहां हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, अब अंडर रूट में है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कम ऑन बी फास्ट, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 10th में पढ़ा था, sec स्क्वायर थीटा। बेटा 10th में 3 फॉर्मूले पढ़े थे, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। फॉर्मूला नंबर सेकंड, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला नंबर सेकंड था। फॉर्मूला नंबर थर्ड, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले थे, ये याद होने चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए। वेयर इज माय पेन? कहां चला गया पेन? ओके, मिल गया, टेंशन ना लो तुम लोग। ओके, मतलब गई वीडियो नहीं। 1 प्लस यहाँ पर अगर पुट करोगे क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। अरे ये डायरेक्टली करता हूं ना तो अब तो बता दिया, ये sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये -1 है ही और यहाँ पर आपने क्या पुट करवाया था मेरे से? tan थीटा, तो x की जगह tan थीटा ही रहा। अब ये तो क्या बन गया आपका? sec थीटा बन गया ना। tan इनवर्स क्या बन गया बेटा? ये sec थीटा, अंडर रूट से स्क्वायर हट गया ना और ये बना tan थीटा। कुछ दिमाग नहीं लगाना मालिक, सिर्फ आप इतनी चीज याद रखो कि इसको खोल दो। अगर इसे खोलोगे तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा, एलसीएम लोगे तो 1 माइनस cos थीटा और अगर tan थीटा को भी खोलोगे तो tan थीटा को लिख सकते हो sin बाय cos थीटा। cos से cos काटो। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग मजा आने वाला है। 1 माइनस cos थीटा और नीचे क्या लिखा हुआ है तुम लोगों ने? sin थीटा लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है आपको। 1 माइनस cos थीटा और यहाँ पर sin थीटा, इसको सॉल्व करना है आपको। भैया इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमें नहीं पता। मैंने कहा जल्दी बता रहा हूँ और इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे के क्वेश्चन में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7th में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7th में आपको यही करना है। जल्दी से आ जाओ, आपके कुछ फॉर्मूले भी रिवाइज करा दिए जाए। बेटा cos 2x का एक फॉर्मूले होते हैं, 3-4 फॉर्मूले होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये एक फॉर्मूला है, क्या हो रहा है? एक फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, दूसरा है
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कभी भी इस वीडियो को देखो, बट हाँ मैं ये नहीं चाहूंगा आप 3-4 तारीख को देखो, 1-2 तारीख को देख के 3 तारीख को लास्ट हटा देना यार देखकर, ठीक है, फिर मत करना, मेरी पड़े रहने दो वीडियो, भले ही 2 व्यू आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, मेरे खुद के स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं मैं उन्हीं को रेकमेंड करता हूँ पहली बात तो। हाँ, आप भी देखें, अगर देख रहे हैं तो अच्छे से देखो, क्योंकि मेरे वीडियो के पीछे मकसद होता है मेरा, सब्सक्राइबर मेरा मकसद नहीं है, व्यूज मेरे मकसद नहीं है, कोई भी चीज हाइड नहीं है आप लोगों से, आप लोग देख लो, मेरे पास 5 व्यू आएंगे, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, बट उन 5 बच्चों का आउटपुट अच्छा होना चाहिए, खत्म कहानी, अपना मोटिव क्लियर। अपने को कोई यूट्यूबर थोड़ी बनना है, अपने को टीचर बनना है भाई, अपने को टीचर बनना है, अपने को एक बहुत परफेक्ट टीचर बनना है, यूट्यूबर तो बन जाएंगे यार बाद में, एक बार अच्छे सब्सक्राइबर हो गए ना टीचिंग में तो यूट्यूबर भी बन जाएंगे, बात की बात है, अभी प्लान बताया है, लीक नहीं होना चाहिए किसी के पास भी, cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है, आओ जरा इसको दिमाग लगाते हैं, भैया क्या दिमाग लगवा रहे हो, मैंने कहा आ जाओ नालायको, तुम लोग चुप तो रहा करो, अगर आप यहाँ से देखो तो cos 2x प्लस 1 फॉर्मूला डेरिवेशन, ये क्या हो गया 2 cos स्क्वायर x हो गया, तो हाँ हो भैया हो गया, क्या दिक्कत है, तो मैंने कहा नालायको यही तो नहीं पता क्या दिक्कत है, बस मुंह चलवा लो तुम लोगों से, 2 को यहाँ फेंको, और अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये क्या आ रहा है आपका cos स्क्वायर थीटा की cos स्क्वायर x की वैल्यू आ गई, तो cos स्क्वायर x को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बाकी अपने हिसाब से मोल्ड कर लेना, अगेन cos टू थीटा को आपने ये लिखा हुआ है, cos टू x को ये लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर भी ध्यान से देखोगे तो एक काम करो, 2 साइन स्क्वायर एक्स को इस तरफ भेजो, दूसरी तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस टू एक्स, ओके, साइन स्क्वायर एक्स को इधर ही पड़े रहने दो, क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाय 2, अब इसको मैं अपने हिसाब से यूज करने वाला हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैंने 1 माइनस कॉस थीटा, आ जाओ आ जाओ, 1 माइनस कॉस थीटा, आए है, ये दोनों एक ही फ्रेम में दिखने चाहिए तो मजा आएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, छोटा दिखे तो ज्यादा बड़ा हाईलाइटर रहेगा क्या, ठीक, ओके, थोड़ा सा एडजस्ट आप लोग भी करेंगे, ध्यान से देखना बेटा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, भैया गलत है, मैंने कहा क्यों गलत है, कह रहे हो कि यहाँ देखो ना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप क्या लिख रहे हो, मैंने कहा चलो बात समझता हूँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपकी फीलिंग समझ रहा हूँ, बेटा यहाँ पर अगर आप इसे ध्यान से देखो तो 2 को इधर ही भेज दो दोबारा से, या फिर इस वाले पे आ जाओ, तो ये cos 2 थीटा ही, तो आपने कहा नहीं कैसी बात कर रहे हो भैया, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर 2x है, हम आपके कहने पे ये मान सकते हैं कि x और थीटा एक ही बात है, पर यहाँ तो 2 है, तो मैंने कहा पक्की बात, आप इतना मानने के लिए रेडी हो कि x लिखो थीटा लिखो एक ही बात है, आपने कहा हाँ इतना मान लेंगे, तो मैंने कहा नालायक को दिक्कत किस चीज से है कि यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर 2x है, या फिर ये कह सकते हो 2 थीटा है, तो मैंने कहा डिवाइड कर लो ना, तो अगर आप ध्यान से डेरिवेशन देखेंगे तो 2 साइन स्क्वायर और यहाँ पर मेरे को 1 माइनस कॉस 2x की जगह x चाहिए, मेरे को क्या चाहिए सिर्फ x चाहिए, तो ठीक है मैंने क्या करा, मैंने को ना इसको x को 2 से डिवाइड कर दिया, तो भैया आपको इधर भी करना चाहिए, जी मालिक मुझे करना चाहिए, बट कुछ बच्चे यहाँ पर ये गलती करेंगे, इस पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से ये 2 कैंसल आउट कर देंगे, द आंसर इज नो, आंसर इज नो, बेटा ऐसे नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ डिग्री को डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पर डिग्री को डिवाइड करा, यहाँ पर भी डिग्री डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर ये डिग्री थी 2x जिसको x कर दिया, तो यहाँ पर भी x थी, उसने आपने उसे x बाई 2 कर दिया, तो ऊपर तो आ गया भैया 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, भैया बात समझ नहीं आ रही, अभी भी आप पता नहीं क्या करोगे, मैंने कहा ये दो डेरिवेशन अगर आपको याद नहीं आ रही है ना तो आप बेवकूफ हो, आप समझो इसको, आपने पक्का पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, और नहीं पढ़ा तो रिपीट तो कर ही दिया, अब साइन थीटा का फॉर्मूला दिखाने ले चलता हूँ, थोड़ा ऊपर चलते हैं, ज्यादा ऊपर नहीं थोड़ा नीचे ही रहेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिखा साइन 2x का फॉर्मूला जो कि होता है 2 साइन x cos x, आपने कहा भैया लग रहा है आपकी उम्र हो गई, मैंने कहा क्यों क्या हो गया, आपने कहा कि यहाँ पर अगर आप जाके देखोगे ना तो आपको इतना भी याद नहीं रहता, यहाँ पर साइन थीटा है, यानी कि अगर यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो, भैया हम इतना मना नहीं कर रहे आपको, यहाँ साइन 2 थीटा लिख लो, यहाँ 2 साइन थीटा लिख लो, और भैया यहाँ पर cos 2 थीटा लिख लो, हम इतने बूढ़े नहीं है आपकी तरह, आप इतना समझ लो, मैंने कहा बेइज्जती ना किया करो, क्या लिखना चाहते हो तुम लोग, आपने कहा कि यहाँ पर होना चाहिए क्या, यहाँ पर होना चाहिए साइन थीटा, तो मैंने कहा लो फिर साइन थीटा लिख लो यहाँ पर, तो भैया आपने क्या करा, अगेन मैंने डिग्री को हाफ कर दिया, यहां पर भी मैं डिग्री को हाफ करूंगा तो थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, डिग्री को हाफ कर दिया, फॉर्मूला डेरिवेशन है बच्चों, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, इस स्क्वायर से पूरा साइन कट गया, साइन बाई कॉस क्या बनेगा, साइन बाई कॉस क्या बनेगा, साइन बाई कॉस बनेगा आपका tan थीटा बाई 2, इससे ये कट गया, आंसर इज थीटा बाई 2, क्या आपने थीटा की जगह कुछ पुट करा था, जी जी जी, आपने x इजिकल्स टू tan थीटा पुट करा था, तो थीटा की वैल्यू यहां से निकल के आ रही है tan इनवर्स x, जाके चेक कर लो मालिक, जाके चेक कर लो, यहाँ पर आपको बस थीटा की वैल्यू डालनी है, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2 आपका आंसर है, मैंने आपको डेरिवेशन इसीलिए कराई है ताकि क्विक रिवीजन हो जाए, दोबारा से देख लो एक बार, cos टू थीटा का भी मैंने यहाँ पर आपको डेरिवेशन दिखाया हुआ है,
और ऊपर मैंने साइन टू थीटा का भी दिखाया हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। मैं अपने रेगुलर बैच में भी इनको याद करवा करवा के परेशान हूँ कि जी हाँ, ये वाले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये याद रखो और याद रखो और याद रखो। ये जो जितने मैं लिखवा रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जी। ये आपको काम आएंगे, आगे भी काम आएंगे। आगे मैं हो सकता है आपको डिफरेंशिएशन जब मैं कराऊं तब भी यूज कर लूं, इंटीग्रेशन में भी यूज कर लूं। क्लियर है? ओके भैया, इसको इंपॉर्टेंट कह रहे थे आप, मैंने कहा जी इसको मार्क कर लीजिए, प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको, लिमिट अगर बगल वाली अभी रहने दो, बाद में समझा देता अगर टाइम होता, बट अभी मेरे पास सच में टाइम नहीं है। तो टेन इनवर्स अंडर रूट है क्या भैया? हो गए हो बूढ़े? मैंने कहा हाँ यार, लगता तो मुझे भी रहा है कुछ कुछ। 1 - cos x 1 + cos x। बेटा डेरिवेशन अगर ऊपर जाके देखोगे ना, तो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स है, अंडर रूट पड़े रहने दो। 1 - cos x को अभी अभी आपने लिखा था 2 sin² x/2, और 1 + cos x को क्या लिख सकते हैं? 2 cos² x/2। बेटा मेरा मुद्दा क्लियर है, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले बात ये देखो, टेन इनवर्स अंदर साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर है, तो अंडर रूट आ जाएगा tan² x/2। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है। अंदर बचा टेन इनवर्स टेन x/2, टेन से टेन कट गया, यहाँ पर x/2 बचा हुआ है। मैं आपको मुद्दा समझा देता हूँ बेटा। अगर आपको कुछ याद नहीं हो रहा है ना, और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप इस चीज को एक बिल्कुल याद करके रखो कि आपको अगर डेरिवेशन मेरे को, मैं अभी समझा इसीलिए नहीं रहा, ज्यादा मेहनत इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि तुम्हें मुझे कम टाइम में करा रहा है। 1 - cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin² x/2। बेटा डेरिवेशन प्लीज मैंने अभी आपको ऊपर दे दिया, माइट भी थोड़ी फास्ट हो, बट आप उसको स्लो करके इजीली देख सकते हो। मैं आपका गुलाम जैसा ही हूँ, क्योंकि इसको स्टॉप मारोगे मैं रुक जाऊंगा, पीछे करोगे मैं फिर पीछे चला जाऊंगा। ठीक है, तो 2 cos² x/2 ये दो फॉर्मूले हैं मालिक, इन दो फॉर्मूलों को प्लीज याद रखिए। ठीक है, इन दो फॉर्मूलों को प्लीज याद रखिए। ओके भैया, और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल्दी जल्दी करा दीजिए। मैंने कहा ओके ओके, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, देखोगे इसका कि क्या फॉर्मुलेशन है। कोई भी वेबसाइट खोल के देख सकते हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा वैसे आएगा। ठीक है भैया, अब ये वाला क्वेश्चन भी करा दीजिए प्लीज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा सुनो ध्यान से, यहाँ पर मैं इसे कराऊंगा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। भैया क्या समझाएंगे आप? मैंने कहा देखो, मैं ये समझाऊंगा कि यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो tan3θ का फॉर्मेट है। जैसे ऊपर के दो क्वेश्चन में sin3θ cos3θ का फॉर्मेट है, वैसे ही tan3θ का फॉर्मेट है। आपको मेरे बच्चों इसमें कुछ नहीं करना, मैं आपको ध्यान से बता देता हूँ। आपको x की जगह पुट करना है a tan θ। भैया व्हाट इज a? मैंने कहा यहाँ पर जो चीज एक्स्ट्रा दिख रही है दैट इज a। अगर आप फॉर्मूला खोलोगे tan3θ का फॉर्मूला कहीं से भी आप देखने की कोशिश करोगे, तो वो मिलेगा 3 tan θ। मैं यहीं से कॉपी करके लिख रहा हूँ, tan³ θ 1 - 3 tan² θ। ये tan3θ का फॉर्मूला है। अब मालिक ये फॉर्मूला आपको यहां भी दिखेगा सेम, बट अगर आप x की जगह a tan θ डालेंगे तो देखिए होगा क्या। यहां पर हो गया ये tan इनवर्स, यार छुप गया होगा ये क्वेश्चन, नहीं नहीं छुपा नहीं होगा। tan इनवर्स x, अच्छा 3a² तो था ही था, x की जगह आपने क्या पुट करा है? a tan θ। चलो चलो चलो, a tan θ माइनस का साइन, x³ की जगह आपने क्या पुट करा है? a³ tan³ θ। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर a³ है, यहाँ पर 3a x² यानी कि tan² और a का स्क्वायर आ गया होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी a³ बन गया, यहाँ भी a³ बन गया, यहाँ भी बन गया और यहाँ भी बन गया। ऊपर और नीचे से दोनों से a³ लेकर आप कैंसल आउट कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेटा आपको a³ दिखेगा, दिखेगा भैया, दिखा दो। मैंने कहा ये देखो, दिख गया a³, दिख गया a³, दिख गया a³, दिखा a³, ये दिखा आपको a³ जो जो हाईलाइटेड है, तो उसको कैंसिल लेके बाहर फेंको। सिंपल है, आपका ये कैंसिल लेके बाहर चला जाएगा, तो फॉर्मूला बचेगा 3 tan θ tan³ θ 1 - 3 tan²θ। सिंपल ये फॉर्मूला बचेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो tan इनवर्स क्या बनेगा ये, सॉरी माय बैड, tan3θ कट करोगे 3θ, थीटा की वैल्यू पुट कर दोगे, tan इनवर्स x आपका आंसर दिखेगा। ठीक है, चलो चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। कम ऑन, कीप योरसेल्फ एनर्जेटिक, एनर्जेटिक, कम ऑन। एनर्जी एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए इस समय, एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए। टैंग वैंग पी लो, रसना वसना पी लो। ओके सिंपल, ये क्वेश्चन देखिए, बड़े लेवल्स के क्वेश्चन है भैया। बड़े लेवल मतलब बड़े लेवल की 3-4 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको यहाँ सॉल्व करना है प्रिंसिपल वैल्यू लगा के। भैया साइन इनवर्स की वैल्यू π/3 पे होती है, π/6 पे होती है, नाले को π/6 पे होती है, तो π/6 आएगा। फिर इसके संग कॉस की वैल्यू लिखनी है, फिर tan के संग सॉल्व करना है। तीन तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 11 इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, सो आई एम सॉल्विंग इट। ओके, tan इनवर्स 2 cos x, tan इनवर्स, मुझे ना अपनी बुक भी रख लेनी चाहिए ताकि मुझे बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। 2 cos 2 sin इनवर्स
1/2। बेटा एग्जामिनर का दिमाग खराब हुआ, उसके घर में कुछ अच्छी चीजें नहीं चल रही थी, वो तुमसे यही क्वेश्चन पूछेगा। कहां पर थी अभी भी बताई थी नालायक को? 5/6 पे वैल्यू काट दो बिना टेंशन लिए। टेन इनवर्स, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2 cos। अब बेटा यहाँ 2 से ही कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है, तो ये बच जाएगा आपका π/3। ओके, टेन इनवर्स, वैल्यू देखते हैं cos π/3 की वैल्यू, जल्दी से बताइए, बताओ। cos 60 की वैल्यू होती है बेटा, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, अभी अभी देखी थी हमने, 1/2 होती है। काट दो काट दो, यहाँ बचा टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 की जगह आप लिख सकते हो 1045, यानी कि π/4। वैल्यू काट दो π/4। भैया आपने फिर एक गलती करी। मैंने कहा मैंने क्या गलती करी बच्चों? आपने कहा कि आपने 10 की वैल्यू चेक नहीं करी। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो, मैंने वैल्यू चेक कर ली होगी, क्योंकि वैल्यू है 10 की वैल्यू, बिल्कुल साइन का भाई है, -π/2 से π/2 के बीच में, यानी कि ओपन ब्रैकेट और π/4 इसके बीच में आता है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। चलिए, कम ऑन आगे आगे, कम ऑन, ऐसे नहीं चलता। एनर्जी एनर्जी एनर्जी। ओके, एक छोटा सा फॉर्मूला और याद कराता हूँ। कभी भी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का अगर फॉर्मूला है प्लस में, tan cot प्लस में, sin cos x प्लस में, और क्या बचा हुआ है, cos और sec प्लस में है, तो इन सब का फॉर्मूला। एक और क्वेश्चन था यार यहाँ पर ऐसा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं एक चीज का इसमें रेस्ट लूंगा, 1 मिनट का रेस्ट लूंगा। 1 मिनट दे दीजिए मुझे, क्योंकि मुझे एक बार खुद श्योर होना है। टैन और कॉट का तो है, जी 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 जी, मैं सही था, ओह सॉरी मैं गलत था। मैं आई एग्री, आई अपोलॉजी, माय सिंसियर अपोलॉजी टू यू गाइस। चलिए, ये 3 फॉर्मूले ध्यान रखिएगा। किस किस का रिलेशन है? साइन कॉस का रिलेशन है, टैन कॉट का रिलेशन है, कोसेक और सेक का रिलेशन है। क्या रिलेशन है? इनवर्स में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, इजिकल्स टू में π/2 आएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स करोगे तो π/2, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स करोगे तो π/2, कोसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स करोगे तो π/2। कॉस सेक का, साइन कॉस का, टैन कॉट का, खत्म कहानी। आप सिंपल एक चीज रख लो, साइन कॉस का है तो टैन तो हमेशा कॉट का रहता है, और सेक किसका हो जाएगा? हमेशा कोसेक का। शादी करा दो, साइन की कॉस से शादी हो गई, साइन की दो ही से शादी हो सकती है, या तो कॉस से या कोसेक से। अगर कॉस से हो गई तो कोसेक को तो आप छोड़ नहीं सकते ना अकेला, वो रोएगा बेचारा, तो कोसेक की सेक से करा दो, सेटिंग करवा दो फॉर्मूलों की। और tan किसका हो जाएगा? tan किसका है? कॉट का है। ठीक है, सिंपल इसको आपस में लिंक कर दो। आगे आ जाता हूँ, आगे आ जाता हूँ मैं आप लोगों के लिए। एग्जांपल्स भी आऊंगा, एग्जांपल्स भूल गया, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके एग्जांपल्स में भी आऊंगा मैं। हाँ भैया क्यों करवा रहे थे ये वाला क्वेश्चन? मैंने कहा ये क्वेश्चन करवा रहा था, इस वाले को ध्यान में रख के। अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए लिखा हुआ है, तो बेटा यहाँ पर दिमाग ज्यादा कुछ नहीं लगाना, कॉट π/2, बगल में एग्जामिनर को फॉर्मूला शेप के मार देना कि भैया tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इज इक्वल्स टू, वो क्या होता है, π/2। साइन इनवर्स ए, एक ही लिखना है आपको, मैं बस बता रहा हूँ, रिपीट करा रहा हूँ। साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए इज इक्वल्स टू π/2, कॉसेक इनवर्स ए प्लस सेक इनवर्स ए इज इक्वल्स टू π/2। तो इन तीनों में आपका π/2 आता है, आंसर भी π/2 आएगा। ठीक है, ओके। इन जैसे क्वेश्चन को, 13 जैसे क्वेश्चन को प्लीज एक बार रिपीट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है भैया, क्या क्वेश्चन है दोबारा से प्लीज जल्दी जल्दी बता दो, प्लीज 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 प्लीज। मैंने कहा देखो, मैंने आपको ना साइन और कॉस के सारे फॉर्मूले बता दिए, पर जल्दी से मैं आपको ना एक और फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि मुझे रिपीट कराना चाहिए, और मैं करवा रहा हूँ, टेंशन नहीं ले, नहीं। साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है, 2 tan x cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये भी इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा इन दो को भी। चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रखिए, पेपर से पहले थोड़ा सा एक बार स्क्रॉल कर दिया, पेपर से कम 1.5-2 घंटे पहले इस दवाई को खा लेना है आपको। ठीक है, अगर अच्छा 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 आ जाइए, इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे तो ये वही फॉर्मेट दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर साइन टू थीटा मिल जाएगा, साइन से साइन कटेगा, यहाँ पर कॉस टू थीटा मिल जाएगा, कॉस से कॉस कटेगा, क्या कुछ नहीं बचा होगा, थीटा थीटा बचा होगा। फिर आपको फॉर्मूला लगाना है, सिंपल इसको करना है, करके जरूर देखना, किसी भी बुक में किसी भी लॉजिक में यही हो रखा होगा। ये आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट दिखा रखा है मैंने किसका, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है साइन टू थीटा का, ये किसका फॉर्मेट है, कॉस टू थीटा का, फॉर्मूले जो मैंने लिखे हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर, अगर मैं आपको सिंपली बता भी दूं जल्दी जल्दी, तो एक्स की जगह पुट कर देना यहाँ पर टेन थीटा। आप यहाँ पर y की जगह टेन थीटा पुट मत करना, अब यहाँ पर यहाँ कर लेना आप y की जगह टेन, कुछ भी कर लेना, क्या कहते हैं, लैम्डा, कोई दिक्कत थोड़ी है, लैम्डा कर लेना, थीटा 1 कर लेना। अगर आपका मन नहीं मानता ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं, याद रखिएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे थीटा 1 और यहाँ पर आप लिखेंगे थीटा 2। 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट 1 मिनट बच्चों, बस 1 मिनट, इससे पहले डिस्चार्ज हो जाए। चलिए बेहतरीन।
ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इस क्वेश्चन को भी एक बार जरूर कर लेना। ओके, एक और क्वेश्चन मैं आपको बेवकूफ बनाता हूँ, जल्दी से देखो। यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन दे रखा है, कोई बड़ी बड़ी बुक में बड़े बड़े आंसर दे रखे हैं, आई डोंट नो क्यों दे रखे हैं, प्रूफ के पीछे अभी नहीं भागना है आपको। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दे रखा है इज इक्वल्स टू 1 है। अब ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर साइन डैश इज इक्वल्स टू एक्स है, क्या लिख रहा हूँ, कहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्या हूँ, ओके, साइन एक्स मतलब मैं खो गया हूँ तुम लोगों के चक्कर में, 1 लिख रहा हूँ। तो सिंपल बात है, साइन 1 कहाँ पर होता है, पाई बाय 2 पे होता है। साइन 1 कहां पर होता है, पाई बाय 2 पे होता है। आप करके देख लेना, 1 0 माइनस 1 0, वैसे तो 1 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0, 1 कहां होता है, सिर्फ पाई बाय 2 पे होता है। साइन की वैल्यू 1 कहां होती है, अगेन मैं बोल रहा हूँ पाई बाय 2 पे होती है। तो इसका मतलब है ये वैल्यू आपकी किसकी इक्वल रही होगी, साइन इनवर्स एक्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 है। तो अगर ये पाई बाय 2 है तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 1/5 भी होनी चाहिए। आप लिख के दिखा देना ना, वही फॉर्मूला जो अभी पीछे हाईलाइट करा के लाया था मैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 ये क्लास 11th के क्वेश्चन है भैया, पक्का, मैंने कहा यस क्लास 11 के क्वेश्चन है, बस वहां पर पॉजिटिव रेशियो में पूछे गए थे, यहाँ पर नेगेटिव रेशियो में पूछे गए हैं। दिक्कत कुछ भी नहीं है, दिक्कत दिक्कत होती है क्या, कुछ भी दिक्कत नहीं होती, दिक्कत तो आंसर्स में होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 17 19 मस्ट डू क्वेश्चंस हैं। इसमें मैं ज्यादा क्वेश्चंस पे आप देखेंगे कि टिक विक कराने से ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत छोटी एक्सरसाइज है ना, जो बार बार इसमें क्या इतना वो करना है, इतना इसमें भी छोड़ेंगे तो बुरा मान जाएगी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 16 17 एंड क्वेश्चन नंबर 19 एक्सट्रीम बिग एंगल्स हैं, ध्यान से देखेंगे क्या है। अगर यहाँ साइन इनवर्स है साइन 2 पाई बाय 3, कुछ बच्चे बड़े दिमागदार होंगे, इसको काट देंगे। आपके तो एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आने हैं एचपीएससी की तरफ से इस बार, तो हर बार आते हैं, मतलब आने हैं, तो साइन वर्सेस साइन वर्स काट के आंसर लिखोगे 2/3, कहोगे ले मार्क्स आ गए। अरे कैसे आ जाएंगे, साइन की वैल्यू कहां से कहां तक बताइए तुम्हें, -90 से 90 के बीच में इंक्लूडेड ब्रैकेट्स के संग। तो यहाँ पर 2 पाई बाय 3 के आपका 90 डिग्री है, जरा करके देखना। 2 पाई बाय 3 को खोलना, तो पाई बाय 3 का मतलब मैंने अभी भी कितना बताया था, 60 डिग्री, करना मल्टीप्लाई, 120 डिग्री हो गया तुम्हारा पोपट। तो पोपट नहीं कराना है अपना, आपको इसमें लेके आना है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स, यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन 2 पाई बाय 3। तो ध्यान से समझो ना, ये कौन सा एंगल का है, तो आप दिमाग लगाओ, दिमाग तो तुम पे है या नहीं, बड़ा ऑब्जेक्टिव बन जाता है कई बार, कोई बात नहीं। कहां से कहां तक होनी चाहिए इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 90 से -90 से लेकर 90 के बीच में होनी चाहिए। एग्री कर रहे हो इस बात को, जी सर बिल्कुल एग्री कर रहे हैं इस बात को। तो ध्यान से देखो, अगर अगर मैं इसे पाई -पाई/3 लिख दूं, तो क्या आप मुझे डांटोगे, आपने कहा क्यों लिखा आपने, मैंने कहा देखो ध्यान से बात समझना, 2 पाई/3 यानी कि 120 डिग्री, 120 डिग्री का मेरा मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट, 90 से 180 के बीच में ही सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो 90 से 180 के बीच में ही 120 डिग्री आया ना मालिक, तो 120 डिग्री यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर पाई होता है, मैं माइनस कर रहा हूं, तो मैं भी तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही जा रहा हूँ। खत्म कहानी, मीन्स एंगल तो यहाँ कहीं लाई कर रहा है, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। तरीका अपना अपना है, ठीक है भैया। अब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है मैं आपको बता दूं, साइन थीटा होता है। भैया बेवकूफ बनाते हो क्या आप, मैंने कहा क्यों, भैया आपने बोला कॉस पाई माइनस थीटा, तो आपने कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा लिख दिया था। मैंने कहा नालायक को, वो इसीलिए लिख दिया था बिकॉज कॉन्सेप्ट याद करा देता हूँ, ASTC ऑल सिमिलर टी कप्स, और मतलब ए मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, एस का मतलब सिर्फ साइन पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में और कोसेक, कौन पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन और कोसेक। तीसरे में टी लिखा हुआ है, तो टी यानी कि tan और इसका रेसिप्रोकल कॉट, तो सिर्फ तीसरे में कौन पॉजिटिव है, तीसरे क्वाड्रेंट में tan और कॉट। चौथे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है और कोई पॉजिटिव नहीं है आपका। तो इसी हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट में ये आपका पॉजिटिव रहेगा, लिख लो। अब इसे काटने से पहले ना आप इसको लिख लेना, साइन इनवर्स, अभी फिर से काट दोगे तो बात तो वही पड़ जाएगी। तो यहाँ आप इसे लिखोगे साइन थीटा यानी कि पाई/3, काटोगे तो आंसर आ गया आपका पाई/3, खत्म कहानी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लो जल्दी से, tan इनवर्स tan 3 पाई/4, tan इनवर्स tan 3 पाई/4। बेटा आप ध्यान से देखोगे, अगेन काट दोगे नहीं बनेगी वैल्यू, क्योंकि -90 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो tan इनवर्स अगेन कौन से क्वाड्रेंट में ले जाना पड़ेगा आपको इसे, -90 से 90 के बीच, अगेन फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करना चाहिए। तो अब सेकंड में भी नहीं, फर्स्ट में ही लाई करवाऊंगा मैं इसको। अब देखो कैसे करूंगा, तो सबसे पहले tan 3 पाई/4 है, अब इसे ब्रेक करके तो मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई/4, लिख सकता हूँ मैं इसे पाई माइनस पाई/4। बट ये लिखने से tan पाई माइनस थीटा मानता हूं, तो ये पता क्या बन जाएगा आपका, माइनस का tan थीटा बनेगा। बट अगर इसे मैं tan पाई प्लस थीटा लिखूं, तो ये बनेगा tan थीटा। भैया इसके पीछे का लॉजिक बता दीजिए एक बार प्लीज। भैया हम समझ गए, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है और ये थर्ड में जा रहा है, और अभी अभी तो आपने बताया भैया कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan आपका पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए अब इसे किस क्वाड्रेंट में ले जाऊंगा मैं इसे थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाऊंगा, पाई/4 करूंगा, प्लस का हो जाएगा tan इनवर्स, क्या लिखूंगा मैं इसे, tan पाई/4, 10 से 10 कट गया, क्या बचा पाई/4, आंसर आपका सही है।
तीसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप लोग करेंगे। मैं आ रहा हूँ आपके एग्जांपल्स में। ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ तक मेरे 8 एग्जांपल्स हैं, मैं आठों के आठों में आ रहा हूँ। चलिए, इस वाले का दे रखा है आपका, क्या दे रखा है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेक इनवर्स एक्स, क्या होना चाहिए, एक्स एक्स है ना दोनों की, तो पाई/2 और कॉस पाई/2 की वैल्यू जो भी होती है वो आपको लिखनी है। ठीक है, कॉस पाई/2 की वैल्यू जो भी थी आपको लिखनी है। सेम क्वेश्चन अभी अभी करा के ला रहा हूँ, नालायक को कुछ तो शर्म कर लिया करो मेरी। अच्छा, प्रूफ करना है इसमें, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, पुट करके ही करना है आपको। एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी डाल देनी है आपको, tan थीटा। आपको एक और चीज बता दूं, tan टू थीटा का फॉर्मूला और cos टू थीटा के फॉर्मूले में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। tan टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। भैया सच में आप क्या कर रहे हो, आपने तो अभी ये sin टू थीटा का लिखा था। मैंने कहा दोबारा से वीडियो रिवर्स करके देख लो, वहां पर प्लस लिखा था। वहां पर क्या लिखा था, प्लस लिखा था, वहां पर माइनस नहीं लिखा था। तो ये क्या बना देगा आपका, ये पूरा का पूरा आपका tan टू थीटा बन जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने भी यही करने की कोशिश करी होगी। फिर tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स 2x यानी कि 2 थीटा, दोनों को मर्ज करके आपका आंसर इसमें स्पेशली निकल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पूरा देखेंगे। ये क्वेश्चन सारे आपके जितने भी एग्जांपल है 6 सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, ओके, मैं ऊपर आ रहा हूँ। मैंने ना एक ऊपर क्वेश्चन देखा था, इसमें कॉस का ही था वो, मैं उस कॉस के क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ। ये कॉट का है जी। तो अब ये देखो, कॉट से मुझे नहीं घबराना, कॉट से आप वैल्यू देख लो। कॉट की वैल्यू होती कहां तक है, तो आप मुझे देखो सिंपल बता दो। वो बोलता है मैं 0 से पाई के बीच में हूँ, 0 से पाई के बीच में विद ओपन ब्रैकेट। तो देखो, अब यहाँ पर आंसर नेगेटिव नहीं कर सकते आप, आंसर को आप नेगेटिव नहीं छोड़ सकते। अगर मैं यहीं से कॉपी करना शुरू करूँ तो एक मिनट, यहाँ पर ये बनेगा कॉट इनवर्स, कॉट माइनस का लिख देता हूँ 1/√3। कहां पर होगा, 60 डिग्री पे। किस पे होगा, 60 डिग्री पे। तो यानी कि पाई/3 पे होगा। अब इसको अगर मैं इसको अंदर भी ले जाऊं तो ये बनेगा कॉट इनवर्स कॉट माइनस का पाई/3 मैं ले जा सकता हूँ। सिर्फ मैं ये किस में नहीं कर सकता, कॉस और सेक में नहीं कर सकता। और मैं काट दूंगा तो मेरा आंसर आएगा माइनस का पाई/3, जो कि कहाँ है इसके बीच में। कॉट की वैल्यू तो 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए ना। तो यहाँ के लिए मुझे जो दिमाग लगाना है वो ये लगाना है, कॉट इनवर्स माइनस का कॉट, यहाँ पर लिखा हुआ है पाई/3। तो चलिए, अब मैं इसे करने की कोशिश करूंगा कि भाई ये कौन से क्वाड्रेंट में चले जाए, या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाए या तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाए। क्यों, क्योंकि बेटा वहां पर इसको क्या रखना है, मुझे पॉजिटिव रखना है ना, मेरे को तो पॉजिटिव में चाहिए ना, तो मैं वहां लिंक करने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि माइनस का कॉट पाई/3 है। चलो, अब इसको देखता हूं मैं। इसको अगर इसको मैं अगर थर्ड और फर्स्ट में ले जाता हूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। बट एक और अप्रोच है, क्यों ना मैं इसे सेकंड या फिर फोर्थ में धकेल दूं। पर फोर्थ में नहीं धकेलूंगा, क्यों, क्योंकि वैल्यू रखनी है मुझे 0 से पाई के बीच में। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड में ही होगा। थर्ड में रख नहीं सकता क्योंकि थर्ड में पॉजिटिव चला जाएगा। फर्स्ट में रख नहीं सकता, पॉजिटिव चला जाएगा। फोर्थ में रख नहीं सकता क्योंकि फोर्थ में बहुत लिमिट मेरी आउट ऑफ रीच हो जाएगी। तो इसे सेकंड में ले जाने का सिर्फ एक चांस है, पाई माइनस पाई/3। और मैं आपको बता दूं, कॉट पाई माइनस थीटा, जैसे कि अभी अभी आपने देखा था ना, सेम इसी की तरह होता है, tan की तरह, कॉट पाई माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा। अगर कॉट पाई प्लस थीटा कर दूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि मेरा तो नेगेटिव है ना। तो यहाँ पर इसे मैंने माइनस करा, ले गया। ओके, काट लो। अब एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अगर मैं इसे काट लेता हूँ तो ये 2 पाई/3 बन रहा है। और 2 पाई/3 भी मेरी रिच से बाहर है, अंदर है। तो ये हो रहा है मेरा 60 डिग्री 120 डिग्री। ठीक है ठीक है, 2 पाई/3, 2 पाई/3 मैं आंसर रख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर मेरा आंसर ना, अगर आप कुछ बंदों का कहना होता है कि कॉट पाई माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो आप इसका आंसर कॉट इनवर्स कॉट पाई/3 भी रख सकते हो। तो इससे भी कट के आपका आंसर पाई/3 आएगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर में दोनों ही आंसर मेरे ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या करा हुआ है। यहाँ इन्होंने 2 पाई/3 करवाया हुआ आंसर, ठीक है, कोई दोनों दिक्कत है, क्योंकि दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। 2 पाई/3 भी 0 से 1 उसके बीच में आ रहा है। और अगर मैं इस तरीके से ब्रेक करूंगा पाई माइनस थीटा के रूप में, तो भी मेरा वही आएगा। बट पाई कॉट पाई माइनस थीटा, कॉट थीटा लिखना पड़ेगा मुझे पूरा, बट उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको मोटा मोटी तौर पे, कॉट 2 पाई/3 की वैल्यू मालिक मालिक मेरे मालिक कॉट पाई/3 के इक्वल ही होगी, कभी भी याद रखना। ये मैं एक डेरिवेशन बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें कर ली हैं। थोड़ा एक अलग चैप्टर पे आते हैं। इनवर्स ट्रिगो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। टेलीग्राम का लिंक हमेशा मेरे आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर मेरे से डाउट पूछिए, कहीं के भी हो आप, कोई भी हो, एचबीएससी बोर्ड के होने चाहिए, आपके डाउट सॉल्व करे जाएंगे। आ जाइए मैट्रिसेस के में, और जल्दी से आइएगा, क्योंकि मैट्रिसेस एक लंबा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर नहीं है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैंने सुना इसमें डिलीट हो गया है, बट अब आप लोगों का भरोसा करें ना करें वो नहीं समझ आता कभी कभी। कोई बात नहीं, आप पे भरोसा कर लेंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का भी क्वेश्चन कर लेंगे। कोई बैड लक थोड़ी लेके जाना है पेपर में। एग्जामिनर पता नहीं क्या माइंडसेट लेके दे रखा है उसने तुम्हारा पेपर। ओके, मैट्रिसेस के चैप्टर पे आ चुका हूँ। मैट्रिसेस के चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपको।
3.1 पे आ जाता हूँ सबसे पहले। 3.1 पे तो सच में कुछ भी नहीं है, बट आपको फिर भी कुछ चीजें बता देता हूँ। हाँ जी, ये सबसे पहली चीज मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सारी मैट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एक नंबर में ये पूछे जाने के बहुत चांसेस है। अब कॉलम मैट्रिक्स में बंदे को क्या लगता है कि भैया यहाँ पर ना कॉलम बहुत ज्यादा होंगी, सिर्फ कॉलम्स कॉलम होंगे। नहीं नालायकों, मेरे प्यारे नालायकों, यहाँ ध्यान से देखो। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें सिर्फ एक कॉलम है। रो मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें सिर्फ एक रो है। बच्चों को क्या लगता है उसमें रो ही रो है, सिर्फ रो है, सिर्फ रो है। अगर रो है तो ऐसा नहीं होगा ना। अगर रो है तो वो कॉलम मैट्रिक्स है, सिंपल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी रो है, 1 2 3 4, ये कॉलम मैट्रिक्स है। बट इसमें आपके कॉलम कितने हैं, सिर्फ एक है। कॉलम अगर एक है तो आपका कॉलम मैट्रिक्स है, रो आपका एक है तो आपका रो मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखा जाता है, कभी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखा जाता है m बाय n कर कर। m शो करता है नंबर ऑफ रोज, n शो करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। m शो करता है नंबर ऑफ रोज, n शो करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। बेटा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को ऑर्डर कहते हैं, और ऑर्डर को कई बार मल्टीप्लाई करके हमें ये पता चल जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। जो अंदर ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं उन्हें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहा जाता है क्विकली। तो m को और n की अगर इन दोनों की वैल्यू आपकी इक्वल है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। यही आपको लिख के यहाँ पर दिखा रखा होगा इन्होंने बड़े प्यारे शब्दों में, व्हेन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, सो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। आ जाइए डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपकी जो भी मैट्रिक्स बनी हुई है, आपकी जो भी मैट्रिसेस बनी हुई है, ठीक है, डायगोनल तो आपको पता ही है ना, दिस यही होते हैं। तो अगर आपके 2 by 2 ऑर्डर की बनी हुई है लेट से, तो यहाँ पर मान लो आपका क्या है, ए, यहाँ पर 0 होना चाहिए, 0, यहाँ पर बी, और ये आपके सॉरी, ये आपका 0, क्या बन रहा है, ये आपका 0 और ये बी। तो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब आपके क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। भैया स्क्वायर क्या है, स्क्वायर वो होते हैं जहां नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। डायगोनल में जो डायगोनल में आ रहे हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी सारे जीरो होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाकी सारे भी कुछ भी ना हो, मतलब बाकी सारे में एक दो जीरो हो बाकी कुछ भी हो, नहीं नहीं, वो नॉर्मल फिर स्क्वायर मैट्रिक्स बनी रह जाएगी। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए डायगोनल को छोड़कर बाकी सब 0 होना चाहिए। फिर आते हैं स्केलर मैट्रिक्स में। स्केलर मैट्रिक्स सिमिलर सिमिलर। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है जो आपके डायगोनल हैं, जो आपके डायगोनल हैं वो सेम होने चाहिए। जो आपके डायगोनल है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और बाकी डायगोनल मैट्रिक्स को यहाँ पर इन्होंने स्पेशली, सॉरी, स्केलर मैट्रिक्स को इन्होंने क्या बोला होगा स्पेशली, कि भाई हम डायगोनल है, मतलब वो है तो डायगोनल, मतलब सारे देखो, सिंपल क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स जहां नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। क्लियर है मेरी बात। दूसरा, डायगोनल मैट्रिक्स जो डायगोनल बन रहा है उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तीसरा, स्केलर मैट्रिक्स में बिल्कुल डायगोनल है, पर जो वो बन रहा है ना, जो डायगोनल बन रहा है, बाकी सब तो 0 है, जो डायगोनल बन रहा है, जो डायगोनल के अंदर एलिमेंट है, जो डायगोनल के अंदर एलिमेंट है वो सब सेम होंगे। जैसे कि अगर 1 है तो 1 ही होगा, 2 है तो 2 होगा, और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप 3 3 है तो 3 3 है, यहाँ पर आप 1 1 देख रहे हैं तो 1 1 है, -1 है। ठीक है। फिर आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंपल होता है भाई, आपकी सबसे पहले तो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और ये 1 1 ऑर्डर की होती है, यानी कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपको 1 1 1 मिलेंगे सिर्फ, और बाकी सारे आपके 0 मिलेंगे। भैया एक तरीके से तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़े हैं, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। और आपको मैं एक तरीके से बता दूं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी बनेगी। स्क्वायर तो है ही है, स्केलर भी है, आइडेंटिकल कहना थोड़ा सा वो है, सॉरी, ये स्क्वायर भी है, ये क्या कहते हैं डायगोनल भी है, और ये स्केलर भी है। क्योंकि देखो स्क्वायर क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। आपकी डायगोनल क्यों है, क्योंकि इसको छोड़कर बाकी सारे आपके क्या हैं, 0 हैं। स्केलर क्यों है, क्योंकि ये सेम है ना। तो ये तीनों हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, देख सकते हैं इन्होंने लिखा नहीं है, बट मैं आपको इंटरप्रिटेशन में बता चुका हूँ, और ये बात आप भी एग्री करेंगे। तो 6 तरीके की मैट्रिक्स पढ़ी है, 7वीं, जिसमें सारे एलिमेंट्स आपके 0 0 होते हैं। 7 तरीके की मैट्रिक्स आपको याद रखनी है। चलो एक बार जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं आपके संग। सबसे पहले हमने पढ़ा बेटा कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, 1। दूसरा हमने पढ़ा रो मैट्रिक्स, जहां पर नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं, 1, तो ये दोनों 1, नंबर ऑफ रोज भी 1, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 1। तो अगर एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स, एक रो है तो रो मैट्रिक्स। तीसरा हमने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स, जहां नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज हो जाते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज हो जाते हैं, वो है स्केलर मैट्रिक्स। चौथा हमने पढ़ा डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स ये कहता है कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, हमारी भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, बट जो हमारे डायगोनल हैं वहां सारे नॉन जीरो होने चाहिए और बाकी सारे 0 होने चाहिए। मीन्स हमारे डायगोनल में ए बी सी डी कुछ भी लिख लो, बट जो हमारे नॉन डायगोनल है, बाकी के एलिमेंट्स है, वो सारे 0 होने चाहिए। फिर स्केलर ने कहा कि मैं भी डायगोनल मैट्रिक्स हूं, मेरे भी डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए,
बट डायगोनल्स में मेरे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, मेरे 0 होने चाहिए। फिर आइडेंटिटी ने ये कहा कि मैं भी स्केलर मैट्रिक्स बनने के लिए रेडी हूँ, बट मेरे डायगोनल में सारे सेम होना जरूरी नहीं है, सारे 1 होना जरूरी है। मेरे डायगोनल में सारे 1 होना जरूरी है। फिर आपने बात करी जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स तो आपको पता ही, जहाँ सारे एलिमेंट्स आपके 0 0 0 कहला रहे हैं। ओके, सबसे पहले मैं छोटी-छोटी बातें करता हूँ आपसे। एक-एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत-बहुत ज़्यादा संभावना है, मैं सॉल्व कम कराऊँगा। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ये सब चीज़ें पूछ सकता है आपसे। बेटा मैं इसमें लगूँगा नहीं आपके संग, आप जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पर कितनी रोज़ हैं आपकी, 1, 2, 3, तो पहले रो लिखी जाती है, तो 3 रो हैं। कॉलम्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4 रोज़ ऐसे गिनी जाती है। मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं बता रहा तुम लोगों को, क्योंकि कंफ्यूज होगे। और यहाँ पर ये कॉलम्स गिने जाते हैं आपके। तो यहाँ पर आपके 3 रो और 4 कॉलम्स है, तो ऑर्डर में आपको यही आंसर लिखना है। आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स में इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर देखिए A13 और ये A21 ये कैसे लिखना है ये देख लीजिए। तो मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूँ। A13 यानी कि A, इस A मैट्रिक्स में फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, इसमें सेकंड रो का फोर्थ कॉलम। आ जाओ, फर्स्ट रो ये रही, इसका थर्ड कॉलम क्या है, 19, तो इसका आंसर हो गया 19। सेकंड में फोर्थ, अब सेकंड कौन सी है, तो ये वाली लॉक करो मालिक, ये वाली आप लॉक करो। ठीक है, अब इस वाली को लॉक कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। इस वाली को लॉक करो। अब आपका आंसर समझिए ना कि आंसर कहां पर फंसना चाहिए। सेकंड में फोर्थ, तो कहां पर है, सेकंड में फोर्थ, यानी कि सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो ये कितना हो गया 12। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। ओके, अब आपको ना यहाँ सिंपल पूछा हुआ है कि भैया 24 एलिमेंट्स हैं, व्हाट इफ इट्स हैड 13 एलिमेंट्स, मतलब आपको ना नंबर ऑफ एटम्स बताने क्या क्या हो सकते हैं। तो 24 का आपको मल्टीपल लिख देने, 3/4 हो सकता है, 2 इंटू 12 हो सकता है, 1 इंटू 24 हो सकता है, 24 इंटू 1 हो सकता है, 6 इंटू 4 हो सकता है, 4 इंटू 6 हो सकता है, 8 इंटू 3 हो सकता है, 3 इंटू 8 हो सकता है, बहुत सारे। इस मल्टीपल आपको सही से लिखना है, पॉइंट्स में मत लिखना ना, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है? कहीं अरे भैया पॉइंट्स में भी लिख लें क्या, नहीं, और पॉइंट्स में मत लिखना। क्वेश्चन नंबर 4 5 में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। भैया क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या हो गया भाई तुम्हें? ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता देता हूँ। यहाँ पर आपको मैट्रिक्स बनानी है, क्वेश्चन ने खुद बोला हुआ 2x2 की मैट्रिक्स बनाओ। तो जो चीज आप यहाँ पर कर रहे थे वो यहीं करो। यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे रखे हैं, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करना है। सिंपल है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, यानी कि 4 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर ए ये एलिमेंट है, इसकी पोजिशन बताओ। तो इसकी पोजिशन होती है A11, दूसरे वाले की होती है A12, इस वाले की क्या होती है मालिक, इस वाले की होती है A21, और इस वाले की क्या होगी 2 2। भैया दोबारा से पढ़ के बताना प्लीज। मैंने कहा देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पर आएगा। बेटा यहाँ पर देख लो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बेटा यहाँ पर देख लो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो वो यहीं आएगा ना। तो सिंपल इस तरीके से चलना है। अब आपको करना कुछ नहीं है, आई और जे, आई की जगह आपको एम की वैल्यू पुट करनी है, जे की जगह आपको एन की वैल्यू पुट करनी है। अब जैसे मैं आपको पहला पहला दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दे रखा है, तो 1 + 1 यानी कि 2, और 2 का स्क्वायर हो गया 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि यहाँ 2 आ गया। अब अगेन यहाँ पर 1 + 3 है, तो 1 + 3 आपका 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9/2 आ जाएगा आपका। दूसरे में देखोगे 2 + 1, तो अगेन मेरे हिसाब से 9/2 ही रहेगा। तीसरे में 2 + 2, यानी कि यहाँ पर 2 + 2 करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 16 को 2 से डिवाइड करोगे 8। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको पुट कर देना है। यहाँ 2 पुट कर दिया, यहाँ 9/2, यहाँ पर भी 9/2 और यहाँ पर 8। बस बन गई आपकी मैट्रिक्स, खत्म कहानी। ओके, मैं ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा, फोर्थ फिफ्थ मतलब करवा दिए, बाकी आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर आप हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बता रखी है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में फर्क है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर y की वैल्यू मुझे सीधा मुझे सॉल्व नहीं करनी है बेटा, मैं पागल नहीं हूं जब मैं y की वैल्यू सॉल्व करूंगा। y की वैल्यू सीधा मेरी नजरों में क्या है, y की वैल्यू मेरी नजरों में सीधा क्या है, यहाँ पर मेरे को साफ दिख रही है, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू क्या है 3 है। मतलब सिंपल सिंपल मुझे वैल्यूज यहाँ पर दे रखी है। बट अगर यहीं पर अगर आप देखोगे तो x + y की वैल्यू मुझे 6 की इक्वल दे रखी है। क्या दे रखी है, x + y की वैल्यू 6 की इक्वल दे रखी है, तो वो मुझे लिखनी पड़ेगी। दूसरे में आप देख सकते हो x y की वैल्यू मुझे 8 दे रखी है, तो ये मुझे सॉल्व करने पड़ेंगे। x y की वैल्यू यहाँ पर मुझे 8 दे रखी है, तो वहां मैं 8 लेके चलूंगा, पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए ठीक है, सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर मैं आपको 7 दिखा देता हूँ। यहाँ पर ना आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। एलिमिनेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या हो गया, a - b की वैल्यू आपको दे रखी है -1। दूसरे में देखोगे आपको 2a - b, यानी कि ये इससे कंपेयर होगा, फर्स्ट वाला इससे, ये इससे कंपेयर होगा, ये इससे कंपेयर होगा, ये इससे कंपेयर होगा। तो अब ये a - b और a - b वाले साथ ले लेता हूँ। तो 2a - b की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, 0 की। एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, कोई भी लगाओगे, सॉल्व करोगे। दूसरे वाले में अगर आप देखोगे तो आपको 3c + d की वैल्यू 13 दे रखी है, और आपको c की वैल्यू एक ही जगह दे रखी है क्या, हाँ, और आपको एक दे रखी है 2a + c = 5। बेटा यहाँ से जो भी a की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से जो भी a की वैल्यू निकलेगी वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना।
इसमें सब्स्टिट्यूट करते ही ए की वैल्यू जो भी निकलेगी यहाँ पर सी की वैल्यू निकल आएगी, और सी की वैल्यू इसमें डालोगे तो आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी। जस्ट आपका एनालिटिकल माइंड चेक होगा इस क्वेश्चन में कि भाई बंदा एनालाइज कर पाता है नहीं कर पाता, बाकी और कोई क्वेश्चन मेरे काम के नहीं है। जी सीबीएसई में ये क्वेश्चन आपको ना बहुत बार पूछा गया था, तो भैया एचबीएससी वालों को भी प्रिपेयर करा दो, क्या दुश्मनी है? मैंने कहा करवा देते हैं। मैंने कहा दिक्कत क्यों ले रहे हो तुम लोग? दिक्कत लेते हो, मुझे दिक्कत होती है, दिक्कत नहीं लेना, सिंपल बात। आपको मेरे को एक सिंपल एक बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर बोला हुआ है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको जो भी क्या हो रहा है, आपको जो भी ऑर्डर पूछ रखा है, आपका जो भी ऑर्डर पूछ रखा है, उसको क्या करना होता है आपको, यहाँ पर आपको 0 और 1 दे रखा है। कितने एलिमेंट्स आने चाहिए? सिर्फ 0 और 1 आने चाहिए। परमुटेशन का क्वेश्चन है वैसे ये। तो 0 और 1 यानी कि कितने ऑप्शंस है? सिर्फ आपके पास 2 ऑप्शंस है। कितने ऑप्शंस है? सिर्फ 2 ऑप्शन। अगर 3 होते तो 3 लिख देता। और कितने एलिमेंट्स है? 9। तो 2 की पावर 9 करोगे, इसका आंसर मुझे याद है 512 ही आना चाहिए। एक बार मैं करके जरूर देखना चाहूंगा, बट आप कर लेना, ठीक है। अगर यहाँ पर मुझसे बोल देता कि 0 से 5 तक की गिनती आनी चाहिए, तो मैं क्या करता, 0 से 5 तक 6 एलिमेंट्स होते हैं, 6 की पावर 9 कर देता, खत्म कहानी। तो जितने एलिमेंट्स उतने में सॉल्व कर लेता, सीधा मेरा आंसर आता, ठीक है। ओके, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये फालतू की चीज है। मैं आ रहा हूं, बट फिर भी धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट में डिस्कस करूंगा आपके साथ। ओके ओके, आ जाइए 3.2 में। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो मैंने करवा दिया है। जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है, खत्म कहानी। बाद में पेपर जब मैं डिस्कस करूंगा आपके संग, जिस दिन पेपर हो जाएगा 5 तो 6 तारीख को मैं आपके संग एनालाइज भी करूंगा पेपर को। तो याद रखना, आप मैंने कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि छोड़ा होगा। 80% क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि अभी भी गारंटेड है कवर होगा। अब इसमें मैं फुल्ली क्लेम करके मैं थंबनेल वंबनेल नहीं लगाने वाला, क्योंकि थोड़ी सी आपकी नॉलेज भी क्लियर होनी चाहिए मालिक, ठीक है। ओके, मल्टीप्लाई सिखाना है इसमें आपको, मैं मल्टीप्लिकेशन सिखा देता हूँ, एडिशन भी सिखा देता हूँ। देखो एडिशन के लिए सिंपल है, एडिशन सिंपल करो आप, एडिशन सब्ट्रैक्शन आप सिंपल करो, डिवाइड इसमें होता नहीं है। एडिशन को डायरेक्टली डायरेक्टली टारगेट करो। जैसे कि अगर यहाँ पर a प्लस बी पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, a प्लस बी लिखो, 2 को आप 2 से 1 से प्लस करो तो 3 हो गया, 4 को आप 3 से प्लस करो तो 7 हो गया, 3 को आपने -2 से प्लस करा तो 1 हो गया, 2 को आपने 5 से करा तो 7 हो गया। मींस आमने सामने जो भी है टक्कर में उनको प्लस कर दो, माइनस के होंगे तो माइनस कर दूंगा। भैया मल्टीप्लिकेशन में भी सेम है, द आंसर इज नो, वेरी 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 बिग नो। नहीं ऐसा नहीं है, मैं करवाऊंगा अभी। अब यहाँ पर आप देखेंगे 3a माइनस सी दे रखा है, तो यानी कि a को पहले 3 से मल्टीप्लाई करें, तो पूरे a को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बनेगा 6, क्या बनेगा 3 से करके 12, क्या बनेगा ये 9, क्या बनेगा ये 4। ये बन गया आपका पूरा का पूरा। अब इसमें से आपको c को माइनस कर देना, तो डायरेक्ट है 6 में से आपको -2 में से माइनस करना है -2, तो ऐड हो जाएगा, यानी कि टेक्निकली 8 हो जाएगा। अब 5 में से आपको कितना, 12 में से आपको कितना माइनस करना है 5, तो 7 हो जाएगा। 9 में से आपको कितना माइनस करना है 3, तो 6 हो जाएगा। 4 में से आपको 4 माइनस करना है, आंसर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला हुआ है ना ए बी और बी ए, अब करके दिखा देता हूँ। आपको टेंशन क्यों ले रहे हो तुम लोग? ए बी और बी ए के लिए देखो सिंपल है, मैं मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन आपको करवाना चाहता था, मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं सोच के बैठा था कि एक मल्टीप्लिकेशन करा दूंगा बच्चों को, ए बी। तो ऐसे लिख लो पहले यार, ठीक है। 2 4 3 2, ये पहला है। और दूसरा क्या है 1 3 -2 5। देखो कुछ दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इफ अवेलेबल। ये समझ नहीं आया? मैंने कहा देखो ये फर्स्ट रो है, यहीं से शुरू करना है क्वेश्चन आपको बेटा। आपको कुछ नहीं करना होता, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम आएगा, मतलब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करो आप फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को जितने भी कॉलम्स दिख रहे हैं यहाँ उन सबसे मल्टीप्लाई करते रहो। अगर यहाँ 10 है तो 10 से करोगे, 4 है तो 4 से करोगे, जैसे यहाँ पर 2 है तो मैं 2 से ही करूंगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब करूंगा कैसे वो ध्यान से देखना। 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा है 1 से, 2 को 1 से। और 4 को किससे करूंगा, प्लस करते चलो, 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -2 से, तो ये मेरा एक एलिमेंट बनेगा, ये मेरा एक एलिमेंट बनेगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक एलिमेंट बनाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। समझ रहे हो बात को? ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो चुका है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो चुका है। अब सेकंड रो पे आ जाता हूं, सेकंड रो, तो सेकंड रो क्या है 3 2, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि रो अगर चलती चली जाएगी, उधर से रो सेम रहेंगे, उधर से कॉलम सेम रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है आपकी सेकंड रो, तो सेकंड रो है आपकी 3। आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, प्लस 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो, 2 को आप मल्टीप्लाई करने वाले हो 3 से, तो 3 इंटू 1 3 हो गया, 2 इंटू 3 ये हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, गलत करा मैंने, सॉरी आई डिड रॉन्ग, ठीक है। 3 को 1 से करा, 2 को आपको -2 से करना है ना, 2 को आपको -2 से करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आएगा, तो 3 को आपको 3 से करना चाहिए, 2 को किससे करोगे आप, 2 को आप 5 से करोगे। और इसका आंसर आप जब चेक करने जाओगे, तो इसका आंसर आपको चेक करके ये पता चलेगा,
ओके, इसका आंसर जो आपको पता चलेगा वो ये पता चलेगा कि आपको 2 यहाँ मिल रहा है और यहाँ पर मिल रहा है आपको माइनस का 8, यहाँ आपको मिल रहा है 3 और यहाँ मिल रहा है आपको माइनस का 4, यहाँ आपको मिल रहा है बेटा 6 और यहाँ मिल रहा है आपको 20, यहाँ आपको मिल रहा है 9 और यहाँ पर आपको मिल रहा है 10। अब इसको प्लस करोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 6, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1, ये कितना हो जाएगा आपका 26 और ये हो जाएगा आपका 19। ये आपका आंसर है। अगर आपकी कोई क्लैरिकल एरर नहीं हुई है और ना ही मेरी हुई है तो आपका आंसर सही आएगा। यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अगर थर्ड रो भी है तो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो को पहले सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर सेकंड रो को सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करके एक एलिमेंट बनेगा, फर्स्ट रो को सेकंड से करके सेकंड एलिमेंट बनेगा। ये सिंपल लॉजिक होता है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा जो कि यहाँ पर बहुत काम की आएगी आपको। यहाँ का फॉर्मेट होता है m इंटू एन, इसका भी होता है m इंटू एन। बेटा सिंपल है, सिंपल है। आपका जो ये मैट्रिक्स बनेगा ना नया वाला, वो बनेगा इसकी रो और इसका कॉलम। बेटा अलग अलग हो सकता है तो m इंटू एन, इसकी रो आगे वाले की रो और पीछे वाले का कॉलम, कभी भी याद रखना। जैसे कि अब इस वाले का मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो ध्यान से देखो इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले मैं ऑर्डर लिखवा दूं आपको, तो ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर कितना है बेटा, इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है, और इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है। मानते हैं मेरी बात, है या नहीं? और अब मैं अभी मैंने बोला इसका आगे वाला और इसका पीछे वाला ले लो, तो 3 इंटू 3 होगा इसका ऑर्डर। अब समझिए समझिए कि आंसर क्वेश्चन कितना छोटा है और आपकी मैट्रिसेस रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितनी बड़ी बन रही है। तो 1 को आपको 2 से करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया। ऐसा अलग अलग लिखना, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 2 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 हो जाएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम कितना हो जाएगा 8, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6, थर्ड रो सेकंड कॉलम 9, थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना हो गया 12। आंसर देख लीजिए, चेंज हो सकता है आंसर, ठीक है। तो कभी भी याद रखना, अब ये मान लीजिए इसका क्या ऑर्डर है, तो 2/3 ऑर्डर है इसका, और इसका क्या है 3 इंटू 2, क्योंकि 3 रो है और 2 कॉलम है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 2/2 ऑर्डर की, क्योंकि इसका 2 चेप लिया मैंने और इधर से इसका 2 चेप लिया मैंने। कभी भी याद रखना, ओके। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, ये मैं नहीं करवा रहा आपसे कि ए पहले बी माइनस सी करो, तो ब्रैकेट ओपन फर्स्ट, पहले ब्रैकेट ओपन फर्स्ट करना, फिर आप उसको प्लस माइनस जो भी करना है करते रहना। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अब इन क्वेश्चन को मैं देख लेना एक बार प्लीज जरूर, अभी मैं करवा ही देता हूँ इसको, एक क्वेश्चन इसमें हेल्प ले लेता हूँ आपकी। देखो x प्लस वाई देश है, x माइनस वाई देश है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, x प्लस वाई ऐसा लिख लिया आपने 7 0 2 5, इधर क्या लिखा हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है 3 0 0 3, लगा लीजिए, आप कोई भी माइनस कर लीजिए इनको, ठीक है। अगर आप इसको माइनस कर लोगे, सिंपल है, आप इसे क्या करिए सॉल्व कर लीजिए, चलो कुछ मत करो, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये बनेगा आपका 2x और ये आपका कैंसिल हो गया, प्लस ही कर लो, मैं कह रहा हूँ प्लस कर लो, ठीक है, प्लस कर लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये तो प्लस माइनस हो गया, ठीक है, 0 हो गया ये। अब इसको प्लस करोगे तो 7 में 3 ऐड करोगे तो 10, 0 यहाँ कितना हो जाएगा 3 और ये हो गया 8। अब सिंपल है, 2 को इधर डिवाइड कर दोगे तो क्या बचाएगा ये 5 0 3/2 और 8/2, सिंपल आंसर आपका, ठीक है। सिर्फ क्लैरिकल एरर्स का ध्यान रखना है, देख लेना बीच बीच में, क्योंकि हमारी भी हो सकती है वीडियो बनाते समय, ऐसी कोई मैं दिक्कत, मैं श्योरिटी नहीं लेता, बस हाँ कॉन्सेप्ट में गलती नहीं होगी ये कंफर्म है। बेटा एक बार ना इसका क्वेश्चन नंबर जो मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि अब आप डिस्कस कर लो, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन है, तो कौन कौन से मेन क्वेश्चन है, जैसे इसका एक क्वेश्चन ये कर लेना आप, ठीक है, इसका एक फोर्थ क्वेश्चन जरूर कर लेना, और इसका एक क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहूंगा, हाँ इसका एक सेकंड पार्ट जरूर करना आप, ठीक है। इसके बाद इसका 12th क्वेश्चन जरूर करना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करना है आपको। ओके, ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ठीक है आप लोगों ने करा होगा तो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन शुरू हो जाता है ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर में कुछ बंदे क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे, 0 का स्क्वायर 0 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 लिख देंगे, ऐसे नहीं होता। यहाँ पर नॉर्मल अलजेब्रा नहीं चलेगा आपका, ए इंटू ए करना पड़ेगा आपको ए स्क्वायर के लिए, यानी कि मैट्रिक्स को वैसे ही करना पड़ेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अगर ए क्यूब है तो यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स, ए इंटू ए इंटू ए, तो ये आपका ए स्क्वायर आएगा, जो ए स्क्वायर आएगा आप उसे ए से मल्टीप्लाई करेंगे। कभी भी याद रखना ए स्क्वायर में डायरेक्टली वो मत कर देना स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा जरूर करना, क्वेश्चन नंबर 19 जरूर करना, और क्वेश्चन नंबर 20 जरूर करना, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट मार्क करके मैं अभी करवा रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार चमकता है। 18 आप लोग खुद कॉपी करेंगे, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा दिया, समझा दिया आपको। ओके, मैं क्वेश्चन पढ़ने लगा हूँ और मैं इसको समझाने में लगा हूँ। अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। आपको 30,000 रुपए 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्ट करने हैं। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर मंथ, सेकंड बॉन्ड कितना पे कर रहा है 7% पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड में, जबकि पहले में इंटरेस्ट मिले इनको 18,000 का और दूसरे में मिले 2,000 रुपए का।
सिंपल है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो लैंग्वेज अच्छे से लिखना। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट बॉन्ड में हमने इन्वेस्ट करा है लेट से x रुपीज, ऐसे लिख लेना। दूसरे बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करोगे, तो देखो दिमाग लगाओ, पहले में अगर x कर दिया है तो दूसरे में करोगे 30,000 माइनस, खत्म कहानी। अब इन दोनों पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो पहले वाले बॉन्ड पे आपको 5% इंटरेस्ट मिलेगा, किस पे, x पे। दूसरे वाले में आपको 7% मिलेगा, किसमें, 30,000 माइनस एक्स में। और ये इंटरेस्ट जुड़कर अगर आपको मैं दोनों में करवा दूं, तो दोनों में, एक में 1800 होगा, दूसरा 2000 वाला आप खुद कर लेना, ठीक है। अब इसको अगर खोलोगे तो ये बनेगा 5/100x, इसको खोलोगे तो ये भी बनेगा 7/100, 30,000 माइनस एक्स इजिकल्स टू 1800। अब इसको मैं सिंपल हल्का सा सॉल्व कर देता हूँ, 5x100, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 21 देगा ये, ठीक है। 21, दो जीरो से इसके दो जीरो चले जाएंगे, तो यहाँ पर कितने जीरो है इसके पास, 4 जीरो, तो 2 जीरो तो इसके कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये 300 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, 2100। अब इसको इससे करोगे तो ये क्या बनेगा, 7x/100 इजिकल्स टू 1800। सॉल्व करोगे आप में, इसमें x की वैल्यू आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ, 30,000 इंटू 7%, हाँ सही है, 30,000 का 7% 2100 ही निकलता है, ठीक है, ठीक है। सिंपल आपका यहाँ आंसर निकल के देगा। क्वेश्चन नंबर 20 जरूर करना, बुक शॉप का क्वेश्चन है, आपको लिखने का तरीका सीखना है इसमें, कि किस तरीके से आपको एक फाइनल आंसर देना है। ओके 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 ओके। अब मैं आ जाता हूँ, आपको क्या ये जो ना, आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना सिखा देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से निकालते हैं वो मैं बता देता हूँ, जिसे हम ट्रांसपोज के नाम से भी बताएंगे आपको। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ओके, अब इसमें ना आपको क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसपोज के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसमें से एक क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे ना इसके मेथड्स आपके काम पे आएंगे। अब इसमें मैं आपको ट्रांसपोज के मेथड ये करवा रहा हूँ कि आपको ट्रांसपोज पता होना चाहिए कि क्या क्या ट्रांसपोज होते हैं। सिंपल है, इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे कहूंगा कि ये वाला कर लेना, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब कुछ नहीं होता, रो इन्वर्टेड इनटू कॉलम्स, कॉलम्स इन्वर्टेड इनटू रोज, खत्म कहानी है। आपको लाइन चेंज करनी होती है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करने लगा, तो ये पूरी आपकी क्या लिखी हुई है, 3 रो में, मैं इसे कॉलम में लिख दूंगा, तो इसे कैसे लिखूंगा, 5 1/2, ओह नहीं, एक मिनट, कॉमा क्यों लगा रहा हूँ मैं बीच में, 5 1/2 -1, खत्म कहानी, ये ट्रांसपोज है इसका। बी है, बी का ट्रांसपोज करना है, तो लेट से ये -4 1 इधर आ जाएगा। देखो मैं जो इसकी रो है उसको कॉलम में लिख रहा हूँ पूरी पूरी, तो -1 5। सेकंड रो है, उसको कॉलम में लिखो तो 1 2 0। थर्ड रो है, इसको कॉलम में लिखो तो 1 3 1। दिस इज नथिंग बट बी ट्रांसपोज। क्या है ये, ट्रांसपोज है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन बोलेगा a प्लस बी करो पहले, फिर उसका ट्रांसपोज करो। वो a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए, तो ये आपको प्रूफ कर करके दिखाना है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। आपको एक थ्योरी भी बताई जाएगी इसमें, ये बेटा आगे जाके एक प्रिंसिपल बन जाता है कि a b का ट्रांसपोज करते हो तो b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज के इक्वल आता है वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको भी प्रूफ करके देख लेना एक बार। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आप एक काम करिए, अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या है आपका, सिमेट्रिक है, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ओके। अगर आपका क्या है, सिमेट्रिक है, तो a इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज हो जाता है। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, तो a इज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज हो जाता है आपका, किसमें, स्क्यू में। किसमें हो जाता है, ये पूरा का पूरा आपका स्क्यू में ऐसा हो जाता है। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ आपको कोई क्वेश्चन, जैसे कि अब इसी को कर लो, फॉर द मैट्रिक्स दिस वेरीफाई दैट a प्लस बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको क्या करना है, a में a ट्रांसपोज को ऐड करना है पहली बार। तो सबसे पहले a ट्रांसपोज निकालो, तो a ट्रांसपोज होगा यहाँ पर 1 5 6 7, क्या होगा, a 1 5 6 7, सही है। अब a प्लस ए ट्रांसपोज करो, तो a प्लस ए ट्रांसपोज, तो a में a प्लस को प्लस करो, ठीक है। तो अब देखो a ये रहा, 1 में 1 को ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, 5 में 6 को ऐड करोगे तो 11 हो जाएगा, 6 में 5 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 7 में 7 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आंसर, 14 हो जाएगा। सिंपल के आंसर हो गया आपका 14। अब ये आपका जो भी मैट्रिक्स आया, लेट से आपने इसको नाम दे दिया बी। अब इसका ट्रांसपोज करना, तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा 2 11 11 14। भैया यही लिख दिया क्या आपने, मैंने कहा नहीं बेटा, मेरी इंटेंशन तो यही थी कि ये पूरी रो है, इसको मैं कॉलम में लिखूं, इस पूरी रो को इसको भी कॉलम में लिखूं। बट अगर आप यहाँ देखोगे तो बी इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ही शो हो रहा है, तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस क्यू में क्या होगा, ये जो बी मैट्रिक्स निकलेगा, ये माइनस बी के तहत आपके इक्वल प्रूफ होगा, माइनस बी में, ऐसे डायरेक्टली नहीं होगा, माइनस बी में होगा। एक क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 10 का भी जरूर कर लो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, बस इसके अलावा कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें। आ जाइए आगे बढ़ रहे हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में अभी के लिए पूरा स्किप कर रहा हूँ, बिल्कुल छोड़ दीजिए उसको, ठीक है।
आगे आइए। अब इस बार हमारे सीबीएसई में भी नहीं पूछा गया था और मिसलेनियस के यहाँ पर एग्जाम्पल शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स पे मैं अगर बात करूँ तो एग्जाम्पल्स में भी साथ साथ ले लेता हूँ, एक दो एग्जाम्पल इसके प्लीज जरूर चेक करना। ओके ओके, यहाँ पर अच्छा इससे पहले के एग्जाम्पल चेक करेंगे हम लोग 3.3 से। मेरे पेन को क्या हो गया? ओके, डिटरमिनेंट तक पहुंचना है हमें, टाइम को मत देखो कि कितना लग गया कितना नहीं लग गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12, ओ एग्जाम्पल नंबर 22, इसे पूरा एक बार कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बना देगा 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए, तो इसको एक बार पूरा पूरा जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी इसमें यार कर लोगे तुम लोग, इसमें ना डिटरमिनेंट्स में कर, मैट्रिसेस में कर लोगे। डिटरमिनेंट्स में मैं आ रहा हूँ। चलिए, डिटरमिनेंट्स में आ रहा हूँ। चलिए, डिटरमिनेंट से शुरू कर रहा हूँ मैं। डिटरमिनेंट्स का जो सबसे पहला आपका कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है ना, वो एक बार डिटरमिनेंट निकालना ही देख लो कि डिटरमिनेंट को किस तरीके से निकालना है आपको, ठीक है। चलिए, डिटरमिनेंट निकालना ही सीख लो एक बार। सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन चुनता हूँ, 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का है, 2x2 ऑर्डर का है। बेटा सिंपल ना, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स कंक्लूड एक जैसे ही होते हैं, चलते भी एक जैसे हैं, ऑपरेशंस भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट ना डिटरमिनेंट सॉल्व हो सकते हैं, मैट्रिक्स से सॉल्व नहीं होते। आपके मैं बता रहा हूँ, डिटरमिनेंट सॉल्व हो सकते हैं, मैट्रिक्स से सॉल्व नहीं हो सकते। देखो अब ध्यान से यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एक ऑर्डर है, इसका आपको निकालना है कि भाई ये क्या बनेगा। तो आपने इसका नाम दे देना है ए मैट्रिक्स, ए डिटरमिनेंट, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। आपने इसको नाम दे दिया कि ये है क्या आपका ए डिटरमिनेंट। अब अगर आप इसका वो निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा, आपको ऐसे निकालना है, लिखना है ए डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू। अब आपको उसको निकालने के लिए क्या करना है, 2x2 ऑर्डर के लिए अलग रूल है, 3x3 ऑर्डर के लिए अलग रूल है, ज्यादा इससे आपका आएगा नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कुछ इस तरीके से आपको प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं। चलिए बेटा 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं इसकी निप चेंज कर दूं। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपके साथ। लिखा हुआ है इवेल्युएट करने हैं आपको डिटरमिनेंट्स को, मैं इवेल्युएट करना सिखा रहा था आपको। इवेल्युएट करने में आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। आपको इस मैट्रिक्स का नाम दे देना है, लेट्स से ए मैट्रिक्स नाम दे दिया आपने, डिटरमिनेंट जो भी कह लो। आपको इसे क्या करना है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 को -1 से करोगे तो क्या हो जाएगा, ये -2। -5 को 4 से करोगे तो क्या निकल के आएगा, -5 को 4 से करोगे तो माइनस आपका साइन बीच में पहले से ही होता है, -5 को 4 से करोगे तो -20 बेटा आपको मिलेगा। और अगर आप इस माइनस माइनस प्लस को देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 20। आपका आंसर यहाँ पर 18 कुछ बैठेगा, ठीक है। सिंपल है, और मैं आपके संग दो दो बार ऑर्डर किया सॉल्व कर लेता हूँ। लेट से आप इसको सॉल्व करने चले गए, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना है, 2 को 1 से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख लो, साइन डिटरमिनेंट का है, यहाँ पर मैट्रिसेस का है, आपको चलना किसमें, डिटरमिनेंट समझ के चलना है। 2 को 1 से करना है क्योंकि यहाँ डिटरमिनेंट का साइन लगा दिया ना। 2 को 1 से करना, आंसर विल बी 2। 4 को 2 से करना, आंसर विल बी -8, ठीक है, क्योंकि बीच में आपका माइनस आ जाता है, ये बात याद रखना। ये 2x2 ऑर्डर को सॉल्व करने का तरीका है। 3x3 ऑर्डर के लिए तो मैं अभी आया हूँ, 3x3 ऑर्डर के लिए अब इस वाले में देखिए। सबसे पहले आप किसी भी रो, किसी भी कॉलम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स आपको लिखना होता है, शुरुआत में ही लिखना होता है कि एक्सपेंडिंग थ्रू फर्स्ट रो या फिर कॉलम, आपको लिख के देना पड़ता है कि आप फर्स्ट रो या फिर फर्स्ट कॉलम से आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, वो आपको लिख के देना होता है। अब जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में आपको सिंपल दे रखा है -3 10 0 0 1, ये जो भी चीज दे रखी है। अभी मैं सिंपल में कर रहा हूँ, बाद में एक लॉजिक आपको दे दूंगा। ध्यान से देखना, मैं फर्स्ट रो से कर रहा हूँ, मैं R1 से कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, यहाँ पर एक काम करो, 3 लिख दो, ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, एक कॉमा ले लो। अब इस वाली पूरी रो को मैं अब यहाँ हाईलाइट करता चलूंगा, इस पूरी रो को तो भूल ही जाओ। अब ये आपने 3 लिया है तो इस वाले कॉलम को भी भूल जाओ, इस वाले कॉलम को भी भूल जाओ। आपको ये बची हुई 4 दिख रही है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी 0, आंसर विल बी 0, ठीक है। -5 को 1 से करो, आंसर आएगा 5, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, बीच में माइनस का साइन होता ही है, 5, ठीक है। अब बीच वाले एलिमेंट के संग हमेशा साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो यहां पर तो आपका -1 ऑलरेडी नेगेटिव था, बीच में क्या था आपका -1, -1 आपका ऑलरेडी नेगेटिव था, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ब्रैकेट लो। अब बेटा आपको क्या करना है, ये वाली रो तो आपकी हाइड ही रहेगी। अब इस वाले कॉलम को हाइड करो, इस वाले कॉलम को हाइड करो, और आपको ये वाली रो दिखनी चाहिए। अब जो मैंने अभी अनहाइड करी है ना, अनहाइलाइटेड करी है, वो दिखनी चाहिए। तो 0 को 0 से करोगे तो अगेन आंसर क्या रहेगा आपका, आपका आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ पर 0। 0 को 0 से करोगे तो 3 को -1 से करोगे तो -3। बीच में ऑलरेडी एक माइनस होता है तो वो माइनस माइनस प्लस बना देगा, बाद में देखेंगे। फिर यहाँ पर प्लस करेंगे हम इसको, प्लस करने के बाद अब आपको तीसरी चीज दिखा रहा हूं मैं, तीसरी चीज ध्यान से देखना।
इसको मैंने अनहाइड कर दिया। अब आपको बेटा ये वाला कॉलम नहीं दिखना चाहिए, ये वाला कॉलम नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि आपने 2 चुन लिया है। तो अब यहाँ पर 2 को चुन लो, तो यहाँ पर 2 आपका -2 है, चुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या दिख रहा होगा, -5 को आप 0 से करोगे 0, 3 को 0 से करोगे आंसर आएगा 0। तो यहाँ पर तो 0 ही है पूरा, क्योंकि इसको 0 से करोगे, इसको 0 से करेगा, आंसर आ जाएगा 0। तो ये वाला पूरा पोर्शन 0। अगर आप इस वाले को देखोगे तो 0 -5 आपका -5 बचेगा, इसे आप लिख लोगे -15। -15 लिख लिया आपने। माइनस माइनस बेटा प्लस हो गया, ये भी प्लस हो जाएगा आपका। आंसर आपका देख लीजिए क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और ये भी माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 3। आंसर आ रहा है 3, आंसर आ रहा है आपका -12। बेटा ये तो ये होता है कि आपने किसी भी रो किसी भी कॉलम से कर लिया। स्मार्ट स्ट्रेटजी यहाँ पर ये कहती है कि बेटा जिस रो में आपको ज्यादा जीरो दिख रहे हैं ना, वहां से एक्सपेंड करो। जैसे कि रो 2 में मुझे ज्यादा दिख रहे थे, तो मुझे रो 2 से करना चाहिए था। उसमें होता क्या, ये मुझे शुरू के 2 तो आपको सॉल्व ही नहीं करने थे, तीसरा वाला सॉल्व करना था। तो इसमें मैं क्या करता, -1 को यहाँ पर क्या कर देता, देखो अब मेरे लिए क्वेश्चन पूरी तरीके से चेंज हो जाता। मैं इसमें क्या करता, इस वाली रो को भूल जाता, इस वाली रो को भूल जाता, और क्योंकि मैं -1 से कर रहा हूं तो मैं इस वाले पूरे कॉलम को भी भूल जाता। अब ध्यान से देखने वाली बात ये होती इसमें मेरी, कि यहाँ पर मैं 5 को करता किससे, 3 से, तो ये बनता मेरा -15। क्या बनता मेरा, -15 बन जाता। 3 को मैं 1 से करता, -3 आता, और माइनस माइनस का प्लस का 3 करता, तो ये सिंपल मेरा आंसर आता। अब इसका आंसर चेक करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि मेरा -12 आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, देख लेते हैं। -5 को मैंने 3 से करा, तो आंसर आ रहा है मेरा -15। एक बार देख लेते हैं, -5 को 3 से करा तो आ रहा है -15। ये आ रहा है -3, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। -1 ऑलरेडी बाहर था, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस का 12 आ रहा है आपका आंसर, ठीक है, क्योंकि अंदर माइनस और माइनस माइनस 12 आ रहा है। एक बार इसको चेक कर ले, वैसे डेटरमिनेंट में आंसर पॉजिटिव हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -12 और प्लस पॉजिटिव में, क्योंकि डेटरमिनेंट का मतलब ही हम एक तरीके से मॉडुलस भी लेके चलते हैं। बट यहाँ पर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी कोई क्लैरिकल एरर तो नहीं रह रही। -5 को 3 से करा तो 12, ओके, अब 12 15 ही पॉजिटिव चल रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं आंसर बिल्कुल सही मान रहा हूँ। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। देखो एग्जाम में ना कभी भी हमें ये नहीं बोला हुआ कि हमें इस कॉलम से इस कॉलम पे चलना है, इस कॉलम से इस कॉलम पे चलना है। अगर मैं इसी आंसर को थोड़ा सा इस तरीके से लिख दूं कि पहले मैं 3 को इससे करूं, -1 को मैं यहीं रहने दूं बाहर, मैं 3 को -1 से कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस का 3, और -5 को 3 से करूं तो माइनस का साइन ऑलरेडी था, तो माइनस माइनस प्लस का 15 हो जाएगा। आंसर अभी माइनस का 12 आ जाएगा। तो ठीक है, मॉड्यूलस में हम माइनस प्लस के पीछे इतना भागते ही नहीं, क्योंकि मोड का मतलब ही आंसर आपका पॉजिटिव चल रहा होगा। ठीक है, तो इतना कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। -12 12 आंसर दोनों है आपका, दोनों में कोई दिक्कत होगी नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 जरूर ट्राई करना चाहिए। भैया क्यों ट्राई करना चाहिए, आप मेरे को हमें प्लीज बता दो, क्योंकि यहाँ तो मोड पूछा गया है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से कंफ्यूजन करेंगे, 2x = 2 लिख देंगे, आंसर आएगा गलत। बेटा ये सॉल्व होगा, ये 2 को 1 से सॉल्व करोगे तो आंसर विल बी 2, क्या होगा 2। 5 को 4 से करोगे तो -20, अब इजिकल्स टू इधर करोगे तो 2x² होगा, और फिर इधर करोगे तो -24 होगा। तो ये इक्वेशन सॉल्व होगी पूरी की पूरी। डायरेक्ट कंपैरिजन पे आंसर नहीं आएंगे। प्रॉपर्टीज वाले भी आपके में बहुत कम क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रॉपर्टीज 4.2 पे मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ 4.3 4.4 पे। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, 4.5 4.6 इन सब पे आ रहा हूँ मैं। चलो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। 4 पॉइंट आ जाइए, 3 छोड़िए, 2 छोड़िए, आपको आना चाहिए बेटा 4.3 पे। ठीक है, 4.3 पे मैं आपको बता देता हूँ। एरिया 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 आपसे पूछ पूछ के दिमाग खराब करा होगा आपको। आपको कुछ नहीं करना, मैं आपके संग एक एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ, आपका दिमाग एकदम उसमें सेट हो जाएगा। आ जाइए, कोई भी देख लेते हैं एग्जांपल। दे रखा है क्या, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछा हुआ है, ये देख लीजिए। देखो इस वाले सेम क्वेश्चन में आपसे कुछ नहीं करा हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा गया है, 3 आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं अलग अलग। आपको कुछ नहीं करना है, एक पूरी थर्ड कॉलम को आपको 1 1 1 लेके चलना है। 3 8 आपने लिख दिया, -4 2 आपने लिख दिया, 5 1 आपने लिख दिया, 1/2 लिख के आप चला रहे हो फॉर्मूला। यार देखो सिंपल ना, मैं आपको एक क्लास 10 की याद दिला देता हूँ। 1/2 और फॉर्मूला होता था हमारा x1 y3, x2 x3, जिसे शॉर्ट में हम याद रखने के लिए 23 31 और 12 के फॉर्मूले से याद रखते थे। 23 31 12 यानी कि 23 31 12 के फॉर्मूले से आंसर हमारा एरिया है, तो पॉजिटिव ही आएगा। आप देख लीजिए, मोड में भले ही मेरा आंसर नेगेटिव आए, बट एरिया के लिए मुझे पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं एरिया निकाल रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये x1 y1 z1 लेके चल रहा हूँ मैं। यहाँ पर 3 छोड़ा है, -8 छोड़ा है, 1 छोड़ा है, माइनस बीच वाले को हमने क्या कर दिया, नेगेटिव। अगेन 2 को 1 से करेंगे, हम 1 को 1 से करेंगे, लेके चल दिया मैं यहाँ पर। इस वाले में देखोगे -4 को 1 से करा, 5 को 1 से करा, ये यहाँ लिख दिया, इस वाली चीज को यहाँ लिखा।
आंसर मुझे आगे करते चले जाना है, खत्म कहानी। ये मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर। आगे ना आपसे कुछ चीजें ये पूछी गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दे रखा है। तो सिंपल है, आपको के को लेके चलना है। जैसे आप चलते हो ना, जैसे आप यहाँ पर क्या करोगे, आप के 0 4 0 0 2 आप ऐसे लेके चलोगे, इधर 1 1 1 इक्वल्स टू आप दिखा दोगे 1/2। भाई इसको सॉल्व करना शुरू करोगे, अब इधर दिखाओगे कि आंसर 4 आना चाहिए, तो के की वैल्यू ही तो आएगी आपकी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको नहीं छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग यूजिंग द डिटरमिनेंट यूजिंग द डिटरमिनेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं। ईज़ी हैं, आप करके देखना, ईज़िली हो जाएँगे। मैं अभी अभी के लिए इस क्वेश्चन से मैं नहीं करवा रहा हूँ, खत्म कहानी इसकी, ठीक है। ओके, अब एरिया ऑफ कॉलिनियर आपको प्रूव करना, याद रखना इसमें हमेशा क्या होना चाहिए, एरिया आपका 0 होना चाहिए। कॉलिनियर का मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है आपके, 0 0 0, तो बस सिंपल आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो 0 होना चाहिए। बात करता हूँ मैं इस मेरे बेटा पूरे चैप्टर की 4.4 4.5, और मैं इस चैप्टर को अलग-अलग नहीं कराने वाला, मैं इसे 4.6 संग मिक्स करके कराऊँगा। तो इट विल बी ओनली वन क्वेश्चन, 4.4 4.5 जो भी क्वेश्चन आए हम उसमें देख लेंगे। अब मैं आपके संग आ रहा हूँ 4.6 में, डायरेक्टली आ रहा हूँ क्योंकि मुझे इन दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 4.6 के क्वेश्चन में इंटरेस्ट है मुझे, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है हमारा पूरा का पूरा, ठीक है। अब मैं आपके संग पूरा ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एक कोई भी क्वेश्चन ले लिया, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 14 ले लिया आपका, और पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा। इसके आप कुछ नीचे जाके देखेंगे तो थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी एक बनाकर दे रखा है, इसको भी प्लीज कर लेना। हम आपके संग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम दिस, ठीक है। मैं इसमें आपको ए इनवर्स सारी चीजें निकालना सिखाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद मेरी जो 3 चैप्टर्स हैं इनका मोटिव मेरा रिवीजन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो मुझे लाइन में दिख रहे थे मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। इससे ज्यादा मुझे इन 3 चैप्टर में कुछ मुझे डिस्कस नहीं करना। बाकी शाम तक आपकी एक और वीडियो आ जाएगी, टेंशन ना लें। रिवाइज करें, शेयर करें अपने दोस्तों के संग। ओके ओके, सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है। मुझे यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पर याद रखने की खास जरूरत आ चुकी है। ये फॉर्मूला मुझे यहाँ याद रखना है, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में क्या है वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो मेरा a है वो है मेरे इनके मैट्रिसेस, यानी कि x का कोफिशिएंट है 1 तो 1 ले लिया, y का कोफिशिएंट है -1 तो -1 ले लिया, z का कोफिशिएंट है 2 तो 2 ले लिया, ठीक है। अगेन दूसरे वाले में आ जाओ, x का कोफिशिएंट है 3 तो 3 ले लिया, y का है 4 तो 4 ले लिया, z का -5 है तो -5 ले लिया। तीसरे में आ जाओ, x का 2 है तो 2 ले लिया, y का -1 है तो -1 ले लिया, z का 3 है तो 3 ले लिया। ये मेरा a बना है। मैं बाद में बात करूंगा आपसे, बट अभी चलते रहो मेरे साथ। डी होता है हमेशा मेरा आंसर। डी क्या है, मेरा आंसर। और मेरा आंसर है यानी कि 7 -5 और 12। ये मेरे इसमें क्या बने हैं, तीनों के तीनों आंसर बने हैं इसमें मेरे। ये तीनों के तीनों इसमें मेरे क्या है, आंसर है, ठीक है। ओके, अब ये तीनों जो मेरे आंसर बने हैं, इसके बाद एक्स क्या है मेरा, तो एक्स है जी मेरा कोफिशिएंट, यानी कि जो मुझे वेरिएबल जो मुझे निकालने थे, तो वो क्या है यहाँ पर मेरे एक्स वाई और जेड। ये तीन चीजें हैं मुझे जो निकालनी है, ये तीनों चीजें मैं निकालूंगा, ठीक है। अब इसमें अभी मैंने आपको क्या बताया कि ए क्या है, बी क्या है और एक्स क्या है, मैंने बताया है। इस फॉर्मूले में मैं डालूंगा और मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। अब सबसे मेन मुद्दा है कि व्हाट इज ए इनवर्स, ए इनवर्स निकाले कैसे, ए इनवर्स निकाले कैसे। तो ए इनवर्स निकालने का सिंपल एक फॉर्मूला बताया जाता है आपको, 1 अपॉन डेटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के नीचे मैं लिख रहा हूं ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। देखो ध्यान से सुनना कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, सारी चीजें आपको करनी है एग्जाम में, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना इन सारी चीजों को कि हम कैसे कैसे करेंगे। ओके, शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले ए मैट्रिक्स आपकी ये लिखी हुई है, ए डिटरमिनेंट निकाल लो। क्या निकाल लो आप, ए डिटरमिनेंट निकाल लो। ओके, ए डिटरमिनेंट निकालने के लिए अपने को क्या करना है, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए। चलो, तो किसी भी रो से निकाल लो, किसी भी कॉलम से निकाल लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आप इसे 1 लिखोगे, छोड़ दोगे 1 को। अब आप इसको लोगे 4 को 2 से करोगे तो ये 4 को 3 से करोगे तो आंसर आ जाएगा 12। इसको इससे करोगे तो आंसर आएगा आपका +5, तो माइनस तो ऑलरेडी रहता ही है हमारा। चलिए, फर्स्ट किससे कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट रो से कर रहा हूँ, ठीक है। -1 1 हो जाएगा आपका खत्म, ये प्लस हो गया आपका, ठीक। इधर आ जाता हूँ, 3 को 3 से करा आपने तो आंसर आ गया 9, 2 को आपने -5 से करा तो आपका आंसर आ गया -10, ठीक है। 2 को आपने किससे करना है, -5 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। ऑलरेडी ना इससे आपको इफेक्ट पॉजिटिव लेके चलना चलना होता है, इसीलिए आपका आंसर हैम्पर नहीं होता। मैं अभी आपको पीछे जाके दिखा भी दूंगा इस चीज को, कोई दिक्कत मत लेना।
ये हो गया आपका। तीसरा है 2, तो ये हो जाएगा आपको 3 को -1 से करोगे, तो यहाँ पर आप 2 लिख ही लीजिए बच्चों। और 3 को आप किससे करेंगे -1 से, तो -3 आंसर आएगा। 4 को 2 से करोगे तो 8 आंसर आएगा। ये आपका लॉजिक है इसका। अभी मैं जो आपको बात कर रहा था, वो मैं बात जो कर रहा था वो मैं दिखा के लाता हूँ आपको। देखो मैं बात ये कर रहा था बेटा, इनवर्स निकाला हुआ है कहीं। हुँ, अब इस वाले में देखोगे, आपका आंसर इसमें माइनस, अच्छा ठीक है, उसको नेगेटिव करके दे रखा होगा, इस वाले को ये पॉज़िटिव। चलो ठीक है, मैं अभी आपको वो बात नहीं बता के कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता, आप इसी वाले पे आ जाइए। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 12 को 5 से हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7, 7 हमारा आंसर यहाँ लिखो। 9 माइनस 10 -1 1 होगा आपका, -1 होगा, तो ये -1 आ गया आपका। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -11, -11 को आप 2 से करोगे, -11 को आप 2 से करोगे तो माइनस का 22 आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखोगे तो 7 माइनस का 23, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? आपका आंसर आएगा 17, 60, आपका आंसर आएगा माइनस का 16, क्योंकि इसमें जब आप 7 ऐड करोगे माइनस का तो आ जाएगा। तो यहाँ पर आ रहा है आपका माइनस का 16। सिंपल है, क्लियर है बात। अब माइनस का 16 से हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से मैं आपको 2 बातें बताऊँगा। एक होता है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स और एक निकल के आता है नॉन सिंगुलर। अब इन दोनों में मैं आपको ना जाके बताता हूँ कि है क्या। इसमें से अगर मैं अभी जैसे इसमें एक एग्ज़ाम्पल में ही देख लिया था मैंने, तो ये चेक करा देता हूँ। यहाँ नहीं लिख के दे रखा है, सिर्फ़ पिछला वाला एग्ज़ाम्पल था। जी। यहाँ पर आप इस वाली लाइन को चेक करें। हेंस ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इनवर्स एक्सिस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो ये नॉन सिंगुलर है। अगर 0 के इक्वल आ गई तो ये सिंगुलर आ जाता है। तो अगर 0 के इक्वल है तो बेटा ये निकल नहीं पाता, क्योंकि उसका लॉजिक मैं अभी आपको दूँगा। ए इनवर्स फिर एक्सिस्ट नहीं करता, क्योंकि ए इनवर्स निकालने के लिए मैंने जो फॉर्मूला लिखा है वो मैं आपको अभी दिखा दूँगा। उसके लिए टेंशन मत लीजिए। ठीक है? तो ये हमारी जितनी भी मैट्रिक्स अभी निकली है, ये हमारी क्या निकली है? नॉन सिंगुलर है। तो इसका आंसर हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए एडजॉइंट, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है ए इनवर्स के लिए। क्या निकालना होता है मुझे? एडजॉइंट। और एडजॉइंट के लिए लिखा हुआ है मैंने ट्रांसपोज़ ऑफ कोफैक्टर्स। सबसे पहले बात, आपको ये सब बातें पता ही नहीं चली होगी कि क्या ट्रांसपोज़ है, क्या कोफैक्टर्स है। अब मैं ना थोड़ा-सा सोच रहा हूँ मैं टाइम बचा लूँ और मैं उसी क्वेश्चन को जाके करवा दूँ आप लोगों को पूरा का पूरा, क्योंकि मैं इतना नहीं करवाने वाला आपको। अब आ जाओ, क्योंकि खामा-खाम की मेहनत है इसमें, ठीक है? ओके, सबसे पहले ये 3 इक्वेशन ले लूँ या ये ले लूँ? चलो, ये 3 इक्वेशन ही ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये आपको देख लो, मैं दोबारा से चेकआउट करा दूँ। ये देखो 3 दे रखा है, -2 दे रखा है, 3 दे रखा है। बी में आपने सारे आंसर लिखे हुए हैं, हाइलाइट कर लेता हूँ। यहाँ बी में आपने सारे आंसर लिखे हुए हैं और इनके जितने भी आपके कोएफिशिएंट थे वो आपने यहाँ पर कॉपी कर दिए। एक्स की जगह आपने एक्स, वाई, जेड लिखा। डिटरमिनेंट ए निकालने की कोशिश करी आपने, जो कि आपका -17 आया, जिसमें आपकी और मेरी लड़ाई नहीं है। अब आंसर है कि माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर जितने आपके एलिमेंट्स होंगे उतने ही आपके माइनर आते हैं, उतने ही कोफैक्टर आते हैं। माइनर को शो करा जाता है M11 से। अब वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको जितने भी दिखा रखे हैं वो सारे कोफैक्टर्स दिखा रखे हैं। आपको ना मैं माइनर दिखा देता हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पर माइनर निकालना है M11, M12, मैं कोई बीच-बीच में से निकालता हूँ, M31 और चलो M23, ये 4 माइनर्स मैं निकाल के बताता हूँ आपको, ठीक है? चलिए, अब आ जाइए अपने वाले मैट्रिक्स में। M11, तो अब यहाँ ध्यान से देखोगे, ये कौन-सा एलिमेंट बनेगा? ये वाला, 11 तो यही है। तो इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी 2। -3 को -1 से करो, आंसर आ जाएगा आपका पॉजिटिव, ये हो जाएगा माइनस का 3। आंसर आपका यहाँ पर आ रहा होगा क्या? माइनस का 1, ये आपका M11 है। M31 की बात करते हैं, M31 की, तो ये वाला प्रोडक्ट है। अब इसको इससे कर लो तो -2 को 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 पॉजिटिव हो जाएगा। 1 को 3 से करोगे तो फिर से अगेन -3, तो ये भी आपका -1 आ रहा है। चलो आगे देख लेते हैं। M23 यानी कि इस वाले को, तो इस पूरी रो को छोड़ो, इस पूरे कॉलम को छोड़ो, 3 को 2 से करोगे तो आ जाएगा आंसर 6, 4 को 3 से करोगे आंसर आ जाएगा माइनस का 12। आंसर कितना आया आपका? -6। ये आपके माइनर्स होते हैं। आपके जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही आपके माइनर्स निकलेंगे। अब मैं आपको M11 का माइनर चेक करा देता हूँ, -1, ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने। M12 का छोड़ो, M31 का देख लेते हैं। M131 का 31 कहाँ है? ठीक है, -1 निकाला हुआ है, ठीक है। M23 आपने कितना निकाला हुआ है? M23 ये आपने -6 निकाला हुआ है, ठीक है? आप लिख लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये माइनस निकाले हैं और इससे कोफैक्टर्स कैसे निकलते हैं। कभी भी याद रखना,
माइनर्स को आप उसके रो के हिसाब से आप उसे पॉजिटिव और नेगेटिव करना शुरू कर दो। जैसे कि आपको सिंपल इस चीज को याद रखना है कि देखो माइनर के लिए मैंने बता दिया, सिंपल है, जो भी आपका कॉलम होता है उसको छोड़ दो और उसका आंसर लिखो। जैसे कि आप कोई और पकड़ो ना, कोई और पकड़ो, M12 रह गया ना, आ जाओ M12 पे आ जाओ। 1 2 यानी कि ये वाला है, इसको छोड़ दो। अब इस पूरी रो को छोड़ो, इस पूरे कॉलम को छोड़ो। 2 को 2 से करोगे तो आंसर आएगा 4, इसको इससे करोगे तो आएगा आंसर -4 और माइनस माइनस प्लस का 4, 8 बन जाएगा। तो M23 जाके देखो जरा 8 है क्या? M23 8 नहीं 1 है, क्या रखा है भाई? M23 आपका 1 आ चुका है। अच्छा इस वाली रो इस पूरे कॉलम को छोड़ोगे। अच्छा M23 सही है बेटा, हमें इस वाले को यानी कि ये पूरी रो ये पूरा कॉलम छोड़ना है। तो 3 को 2 से करोगे तो आंसर आएगा आपका 6 और 4 को 3 से करोगे तो माइनस आएगा माइनस। चलो 1 मिनट चेक कर लेते हैं यार, इसको इसमें गलती हो रही है। M23 का मतलब यही है, ठीक है, 1 है। 2 सॉरी सॉरी माय माय मिस्टेक। M मैं कौन सा चेक कर रहा हूँ? M12 ये वाला निकाल रहा था मैं, 12 तो 12 पे ही आ जाते हैं। ओके 1 2 के लिए आपको ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम छोड़ना है। 2 को इससे करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 4, 2 को अगर इससे करेंगे तो माइनस का 4, -3 को इससे करेंगे तो -3 को 3 से करेंगे तो 9 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आपका 9 आ रहा है। ठीक है, ये क्या है निकाला है आपने? 2 1 निकाला है, 2 1 तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस का 4 और ये आपका आंसर देगा +5। क्या आपका ये 5 आ रहा है? M21 5 आ रहा है। भैया -5 आ रहा है। मैंने कहा अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ मैंने M12 को 5 लिख लिया। ठीक है, चलो मेरे हमारे आंसर सही है, दिक्कत मत करो। माइनर्स में आपको इस तरीके से निकालने होते हैं, जितने एलिमेंट उतने माइनर्स। माइनर से पहुंचना होता है आपको कोफैक्टर्स की तरफ। माइनर से कहां पहुंचना होता है आपको? कोफैक्टर्स की तरफ। अब कोफैक्टर्स की तरफ कैसे पहुंचते हैं वो देखो। ये बेटा माइनर है, कोफैक्टर्स से हमको ए से लिखना होता है, माइनर को हम एम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप इसको ना रो और कॉलम को प्लस करो। अगर आप इसके रो और कॉलम को प्लस कर रहे हो इस ऑर्डर को और आंसर आ रहा है इवन, तो बेटा आपको क्या करना है? कुछ भी चेंज नहीं करना है। अगर आंसर आ रहा है इवन तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, बट अगर आंसर आ रहा है ऑड तो आपको साइन को चेंज करना है। जैसे कि हमारा आंसर -1 आ रहा है, 1 1 को ऐड करो तो आंसर आ रहा है 2, इवन नंबर है, इसको चेंज नहीं करूंगा, इसको ऐसे कैसे रहने दिया। ठीक है, M23 M31 ये रहा M31, कितना आंसर आ रहा था? -1। 3 + 1 करोगे तो आंसर आ रहा है 4। 4 क्या होता है हमारा? इवन नंबर, इसका आंसर भी चेंज नहीं करा होगा। A31 देख लेते हैं जाके, A31 -1 छोड़ दिया। ठीक, हमने जो 4 निकाले वही देखता हूँ। 1 2 भाई 2 पॉजिटिव, 2 मैंने इवन निकाले हुए थे, 2 आप मैंने ऑड पहले से निकाले हुए हैं। 1 2 3 हो रहा है, 5 है बेटा हमारा आंसर, 5। आंसर साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ऑड नंबर है। तो 1 2 3 हो जाएगा, तो इसको क्या लिखूंगा मैं? -5। कहाँ गया? ये रहा मेरा -5। आंसर हो गया सही। साइन चेंज कर रहे हैं। 2 3 2 और +3 करूंगा तो 5 हो रहा है। -6 से 6 हो जाना चाहिए। 2 3 2 3 2 3 2 3 भाई क्या निकाला हुआ है? 2 3 1 आ रहा है यहाँ पर हमारा, और इनका -6 आ रहा है, हमारा -6 आ रहा है, इनका 1 आ रहा है। चेक कर लेते हैं। ये 2 2 निकाला हुआ है क्या हमने? चलो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, गलत आ रखा है हमारा। M23 चेक कर लेते हैं, मैं M23 चेक करा रहा हूँ आपको, जल्दी से आ जाओ। M23 सबसे पहले इसका माइनर निकालो। M23 का मतलब है इस वाले पे निकालना है। तो इस पूरी रो इस पूरे कॉलम को छोड़ो। 3 को 1 से करोगे तो 3, 2 को 2 से करोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 4 तो 7 आ रहा है आपका। सही है। M23 ओके ओके, मैं समझ गया इन्होंने क्या करा हुआ है। इन्होंने ना बेटा डायरेक्ट ट्रांसपोज़ भी करा हुआ है। मैं भी बता देता हूँ इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर भी बिल्कुल सही आ रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। आपने माइनस लिखे पूरे 9 के 9, अच्छी बात है। उसी माइनस के आपको साइन चेंज करते रहना है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है? आपको उस माइनस के साइन चेंज करने हैं। अगर आप अभी मेरा A इन्वर्स वाला देखोगे, तो A इन्वर्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A एंड एडजॉइंट ऑफ A, ये लिखा हुआ है मैंने। अब एडजॉइंट ऑफ ए के नीचे लिखा हुआ है मैंने ट्रांसपोज ऑफ, मैंने वहीं लिखा हुआ है कोफैक्टर्स। अब इन्होंने क्या करा, यहाँ पर ऑलरेडी ट्रांसपोज करके रखा हुआ है, क्योंकि देखो इन्होंने सारी लाइन ऐसी कैसी उतार दी, 1 -8 10 ये उतार दिया। तो इसी इसी लाइन में आता है, इन्होंने जैसे उतार दिया, -5 -6 1 ऐसे उतारते चले गए। सिंपल है, आपने जितने माइनर्स निकाले हैं 9 उतने माइनर्स रहने दो। फिर उसके कोफैक्टर्स निकालो। कोफैक्टर्स कैसे निकालने हैं? अगर उनके ऑर्डर को प्लस करके इवन नंबर आता है तो साइन चेंज नहीं होगा, बट अगर ऑड आ रहा है तो आंसर में साइन चेंज होगा। अब आपने इसी तरीके से लिखे हुए, जैसे A11 A12 A3 लिखे हुए, आप इसको किसमें लिख दो? कॉलम में लिख दो। पूरी सॉरी ये रो में लिखे हुए, इसको कॉलम में लिख दो। तो आप इसको ट्रांसपोज कर दोगे। अब जैसे ही आप इसका ट्रांसपोज करोगे, 1/a से आपको वो करना है डिवाइड, ये आपका A इनवर्स आ गया पूरा का पूरा। अब यहाँ पर सोचो आंसर 0 होता तो ये सारी चीजें अनडिफाइंड हो जाती ना, तो इसीलिए सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। फिर अंदर मेरा आंसर था x A इनवर्स b, ये था। अब A इनवर्स तो आपका पूरा का पूरा लिखा हुआ है, आपको इससे से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सिंपल है। इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 3/3। इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 3/1। तो वही जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की आएगी? देख लो,
3/1 की, क्योंकि इसका पहले वाला, इसका लास्ट वाला, तो 3/1 और 3/1 ऑर्डर की आ रही है, 3 रो 1 कॉलम, और ये आपके आंसर। सिंपल है, एक बार इसको ट्राई जरूर करना। माइनर्स और कोफैक्टर्स में माइट भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट इसके एक इलस्ट्रेशन कर लो। माइनर्स के लिए सिंपल है कि भाई जैसे जैसे मैंने आपको पॉइंट्स लिखा है वैसे लिखना है। कोफैक्टर्स के लिए आपको क्या करना है, जो माइनर्स के ऑर्डर से, जैसे 1 1 1 2, अगर आपके वो इवन आ रहे हैं तो आंसर चेंज नहीं होगा, कुछ आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। बट अगर उसका आंसर ऑड आ रहा है तो आपको आंसर चेंज करने पड़ेंगे, आपको अपने साइन चेंज करने पड़ेंगे। दूसरा, उनको फैक्टर्स का जब आप ट्रांसपोज कर दोगे तो दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए, उसे एडजॉइंट कहा जाता है। जिसे हम एडजॉइंट ऑफ ए को जब हम ए डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं तो वो ए इनवर्स निकलकर हमें पूरा पूरा दिखता है। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर नाउ। 3 चैप्टर हमने कंप्लीट करे हैं, 1.5 घंटे का टाइम लग गया है हमें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स, अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे होंगे तो बहुत हद तक मैंने आपके दिमाग में चीजें घुसाने की कोशिश करी है, और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में चमकाने और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। ओके, दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज ये आपके काम आएगी, मेरे किसी काम नहीं आ रही। मैं सब्सक्राइब की बात नहीं कर रहा, आपको अच्छे से करना है। बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस फॉर द 5th of April. Thank you so much. Bye bye.